देना होगा बंद लूंगा स्कोर लास्ट में सेव होनी चाहिए रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट भी तो हो सकती है। मैं ही करूँगा इसको। देखिए गाइस 6 चैप्टर है आपके इसमें। हम लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? 2। पहला कौन सा है? स्टेटमेंट और आर्गुमेंट और अगला चैप्टर है स्टेटमेंट और अजम्पशन और ये कौन सा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें 6 चैप्टर हैं आपके जिसमें से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। अभी हम जो चैप्टर करने वाले हैं कौन सा है? कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कोई स्टेटमेंट दे रखा है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड व्हिच काइंड्स ऑफ एक्शन वी कैन टेक एनी एक्शन टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम दैट वुड बी द क्वेश्चंस। सो अब ये आपको डिसाइड करना है। यू विल हैव टू थिंक अबाउट लाइक एन ऑफिसर। If you think personally, you are not going to tackle such kinds of question easily or correctly. You will have to think like an officer. एकदम यूनिक वे में, ठीक है? तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो यूनिक वे में सोचने का मतलब ये हो गया आपका कि अगर आप किसी मिनिस्ट्री में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं और आपको एक्शन लेना पड़े तो आप क्या एक्शन लेंगे? Most of the time students just think about their own interests. If my parents are in police department, railway department and bank department, I always take the side in any matters. कुछ भी हो साइड लेना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी परसों वाला क्वेश्चन था, कहते हमारे पापा आर्ट किया तो मैं तो पुलिस वालों की साइड में हूँ, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसको लग रहा था कि इनकन्वीनियंस होता है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ फ्रेंड बन चुके हैं, वहाँ फ्रेंड नहीं बने, नहीं है, इधर से उधर बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसको लगता है इनकन्वीनियंस हो रहा है क्योंकि पापा पुलिस में। मगर सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है कि पुलिस वालों के तबादले होने से बेनिफिट क्या हो रहा है? उन लोगों के बीच में कनेक्शन को तोड़ा जा रहा है, माफिया के बीच में पुलिस वालों के बीच में। तो अच्छी बात है, तबादले होना चाहिए, इसमें क्या करना है? इसको पर्सनली अगर आप टैकल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे। पर्सनली एक रियलिटी मतलब हमें इस पे बात करना है, आपको बात करना है एकदम से ऑथेंटिक बात करना है। मतलब आर्गुमेंट अच्छे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए। आपको एकदम मेन बात पे बात करना है, लॉजिकल बात। कई सारे लोग होता है बीजेपी के भक्त लोग बैठे हैं, अगर उनके बीजेपी के खिलाफ बोलते उनको बुरा लगेगा, उनको भक्ति दिख रही है। तो भक्ति नहीं देख रहे, आप तो देख रहे हैं ईमानदारी क्या है, सच में गवर्नमेंट क्या ऐसा काम कर रही है समाज के लिए हितकारी है और क्या ऐसा काम कर रही है समाज के लिए हितकारी नहीं है। रियल में बात करना, ऐसा नहीं भक्ति देखने। मंदिर बनवा दिया तो तुमने सोचा बस कुछ भी करते हो सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी जरूरतें हैं, लोगों को रोजी रोटी है, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक होना चाहिए, हमारी सुरक्षा कैसी है कैसी नहीं है, गर्ल्स का डेवलपमेंट भारत में कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, पर्सनली इंसान किस चीज़ को फेस कर रहा है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी इनकम कैसी चल रही है, नौकरियां कितनी हैं, जीडीपी कितनी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिकली कितना बूस्ट कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी में कितना बूस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, जो रेशियो घट रहा है लड़कियों का वो क्यों घट रहा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, किसानों को उनकी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही, सब चीज़ तो हमें इस बात की बात करना पड़ेगी। ये तो किसान जो ब्राइब है, बेरोजगारी है, ब्राइब है, वो क्यों ली जा रही है, क्यों करप्शन खत्म नहीं हो पा रहा डिपार्टमेंट के अंदर, क्या वजह है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। बोलो ना, जब तुम 21 दिन के लिए पूरा भारत बंद कर सकते हो तो तुम करप्शन नहीं बंद कर पा रहे हो या तुम पन्नी पॉलिथीन बंद नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या सपोर्ट हो रहा है। बोलो ना, ठीक ना? तो आप टेक्निकली थोड़ा सा सोच सकते हो। गाइस अब आपको समझना है, क्या समझना है? अब आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि ये क्वेश्चन है और इस पे मैं एक्शन क्या ले सकते हैं। अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन पे हूँ तो मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, उस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं। आपको पता है आप जिले के डीएम हो सकते हैं, डीएम पता है आपका डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप किसी मिनिस्ट्री पोस्ट पे हो सकते हैं, किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में कोई अच्छे डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हो सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में हो सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, एग्रीगेशन में हो सकते हैं, किसानों के हित में क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग जो आपके सिलेबस का हिस्सा है इंग्लिश में, उसमें यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें लगभग सेम है। और फर्क क्या, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखनी है, सारी वो इंग्लिश में सारी चीज़ें मतलब बाइलैंग्वेज, और थोड़ा सा लेवल का फर्क है, वहाँ थोड़ा लेवल अप कर दिया, मगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या देखना था कि हमको पता है कंपैरिजन फॉरएवर क्या होता है, गलत होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर अगर आप कंपैरिजन से करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा गलत होता है, क्योंकि हर कंट्री की ज़रूरतें अलग अलग हैं, हर अलग कंट्री अपने आप में स्पेसिफिक कंट्री है। हम उस कंट्री से अगर अपनी कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि क्या पता उसकी ज़रूरतें कैसी हैं, हमारी ज़रूरतें कैसी हैं, तो कंपैरिजन फॉरएवर गलत होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ओनली द वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन, ओनली द वे, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे। केवल किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने का यही एक तरीका है, ऐसा सही नहीं। किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगला होता है एक चीज, दूसरी क्या, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच फॉरएवर क्या होगी, गलत होगी। आपको केवल क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेना है। मान लो किसी भी प्रोडक्ट की सेल लगातार डिक्रीज हो रही है, इफ एनी प्रोडक्ट, सपोज पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेल डायरेक्टली डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। आपको अपनी अप्रोच नहीं लेना, अपनी अप्रोच क्या हो सकती है कि हो सकता है प्राइस ज्यादा हो, क्वालिटी खराब हो, ये तो हमारी अप्रोच है कि मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कोई रूमर फैल रही है उस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए सेल डाउन हो गई। अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लेना, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी से रिलेटेड सोचना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो देखिए, fertile soil is rapidly losing its fertility in आंध्र प्रदेश। आपको पता है एपी अपना कौन स्टेट है, वहाँ पे जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रही है। फर्टिलिटी समझते हो आप लोग, प्रोडक्शन की कमी हो रही है। तो मान लो अपने अगर जमीन के हिसाब से देखें तो 1 बीघा खेती में मान लो 4 कुंटल गेहूं होना चाहिए, वही गेहूं कितना हो रहा है, 3 कुंटल या 2 कुंटल या 2.5 कुंटल होना चाहिए था। ये इसका मतलब फर्टिलिटी लूज कर गई, और फर्टिलिटी लूज कर जाएगी तो केवल किसानों के लिए दिक्कत नहीं, पूरे भारत के लिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि किसान ये मिल जाता है, और जब वही प्रोडक्ट अब उगा नहीं पा रहा तो बेचेगा क्या, और जब बेचेगा क्या तो नॉर्मल इंसान तक आएगा कैसे, अरे बोलो ना, जब उसके लिए भरपूर नहीं हो रहा तो तुम्हारे लिए कहां से दे देगा। इसका मतलब सिर्फ कंसर्न किसानों का नहीं है, पूरे भारत का कंसर्न है, पूरे एग्रीकल्चर का कंसर्न है कि भाई अगर आंध्र प्रदेश में हो सकता है किसी और स्टेट में होने लगे, तो ऐसे तो हल्के हल्के का फर्टिलिटी होती रहेगी तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाए तो भारत सरकार की तो कमाई बंद हो ही जाएगी, मगर हमारे लिए भी तो आता है। आपको पता है सबसे बड़े एक्सपोर्टर है किसमें, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस एंड टी इज इंडिया, सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चावल को और चाय इंडिया से, सबसे बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करा जाता है अनदर कंट्रीज से। और इससे क्या भारत सरकार की कमाई अच्छी होती है, और दूसरा किसानों के लिए बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, अच्छे उनको क्या मिल जाता है, रेट मिल जाता है, तो भारत सरकार की भी कमाई जाएगी, तो सब किसानों का भी नुकसान होगा। क्या करें अगर आप किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हैं, तो ये कह रहे हैं इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 एक्शन है। तो पहला एक्शन क्या है, फार्मर शुड बी एजुकेटेड, फार्मर को क्या करना चाहिए, शिक्षित करो, एंड मेड अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन कीपिंग देयर सोइल फर्टाइल। और फार्मर को क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर से अवेयर कराओ, मतलब जितने भी फार्मर्स उनको बताओ कि फर्टिलाइजर्स की वैल्यू क्या है। कई सारे ऐसे फार्मर्स देखे गए हैं जिनको जब वो दवाई लगाते हैं किसमें, खेत में, तो वो रेशियो भूल जाते हैं कि क्या रेशियो डालना चाहिए। आपको पता है अगर वो रेशियो भूल जाएंगे, जिंक का रेशियो फास्फोरस के साथ मान लो 1.2 होना चाहिए, 1:2 के रेशियो में डालना चाहिए, जिससे कि घास खत्म हो जाए और पैदावार फसल बराबर रहे। अगर वो रेशियो गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर केमिकल ज्यादा पड़ जाएंगे, बट ऑब्वियस बात है केमिकल जमीन में जा रहा है तो फर्टिलिटी को लॉस हो सकता है, वो नीचे जो जमीन के नीचे नाइट्रोजन उसको लॉस करता है, वो या हो सकता है जो अच्छे जर्म्स पाए जा रहे हैं जमीन के नीचे, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको खत्म कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो केमिकली, अगर केमिकल ज्यादा बढ़ेगा जमीन के अंदर तो फर्टिलिटी यूज हो सकती है। इसमें अगर किसान को अच्छे से अगर नॉलेज नहीं है किसी फर्टिलाइजर्स की, तो ऐसा हो सकता है क्या कि फर्टिलिटी होने के काफी हद तक चांसेस है। तो पहला एक्शन ये ले सकते हैं एज एन ऑफिसर, एज एन
रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी में लोगों को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मान लो स्टेट गवर्नमेंट का कोई सीएम है तो मैं ये एक लॉ ला सकता हूँ कि जो जितने भी कौन है फार्मर्स हैं उनकी एक पाठशाला लगेगी, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में आएंगे, उनके बाद उनको लोगों को बताया जाएगा, वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आएगा और वहाँ पे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे, उनको बताएंगे कि फर्टिलाइजर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, क्या क्या अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं, क्या उनके क्रॉस हैं, क्या उनके कॉन्स हैं और किस तरीके से इनका जमीन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज है किसानों को ये बताया जाना चाहिए क्रॉप रोटेशन शुड बी इंकरेज, क्रॉप रोटेशन को इंकरेज करा जाना चाहिए। तो अब बात आती है क्रॉप रोटेशन होता क्या है, तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये टर्म अच्छे से पता होगी और जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते उनको ये टर्म अच्छे से नहीं पता होगी। तो क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या होता है, राजकुमार हम भी तो यही क्या, हाँ पहले क्रॉप ग्रो की गई, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो गई, फिर तीसरे सीजन में तीसरी क्रॉप ग्रो की, मतलब रोटेट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर लैंड। इससे क्या होगा, इससे जो लैंड की फर्टिलिटी है मतलब वो बनी रहेगी। जैसे ये गेहूँ उगाने के बाद दोबारा गेहूँ ना उगा करके कोई दूसरी क्रॉप उगा रहे दोबारा तो कोई वैसे नहीं उगा सकते, गेहूँ सर्दियों में होता है, गर्मियों में उधर कटेगा आकर के, गर्मियों में अप्रैल दोबारा क्यों थोड़ी हो जाए, सर इससे क्रॉप रोटेट कर रहे हैं। हाँ नहीं तो दोबारा क्यों नहीं उगा सकते, दोबारा तो वैसे भी नहीं उगा सकते प्रैक्टिकली, आप काफी हद तक सही कह रहे हो। तो समझिए यही क्रॉप रोटेशन है। गर्ल्स के तो वैसे पूछना बेकार ही क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, क्रॉप रोटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फसल को रोटेट करते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि मान लो हमें एक, आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जमीन के अंदर जो मिलता है। किसी एक पर्टिकुलर जमीन, मान लो आपने गेहूं उगाया, वीट उगाया, उसमें मान लो जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, गेहूं में जिस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वही न्यूट्रिएंट्स जमीन से ही लेगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स को लीव कर देगा, नहीं लेगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास रह गए, अब मैं वो फसल उगाऊं जिसको इसकी जरूरत है, सो दैट ये वाला खत्म हो गया, अब अगली बार तब तक ये वाला मिल जाएगा, 3 महीने में इसको टाइम मिल जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा। अब मैं वही न्यूट्रिएंट्स उगाऊंगा जिसको इसकी जरूरत है। इससे क्या होगा, इस वाले को टाइम मिल जाएगा और ये वाला यूज हो जाएगा, और अगली बार भी अगर मैंने कोई ऐसी फसल उगाई जिसको दोबारा से इसी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो गेहूं को नहीं जरूरत है, तो इस न्यूट्रिएंट्स का तो मैं यूज नहीं कर पाया और ये न्यूट्रिएंट्स लगातार कम हो गया, तो इसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे इतना मिल नहीं पाया, तो बट ऑफ वाला प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अपनी अपनी फसल के हिसाब से हर फसल अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट्स लेती है जमीन से। तो इसकी नॉलेज कैसे मिलेगी, इसकी नॉलेज पढ़ाई लिखाई के बाद मिलेगी। किसान अगर अवेयर होगा तो उसको पता है कौन से न्यूट्रिएंट्स कहाँ कौन सी फसल लेती है, तो उस हिसाब से फसल तय करेगा कि ये न्यूट्रिएंट्स बच गए, ये न्यूट्रिएंट्स किस फसल में लगते हैं, या गेहूं कौन सी फसल लेता है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स मेरे बच गए, अब मैं वही फसल उगाऊंगा जो न्यूट्रिएंट्स इसके काम आए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, आज भी गाँव में क्या होता है कि लोग 3 से 4 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं गेहूं काटने के बाद। अभी जो सीजन चल रहा है जून का, जून के सीजन में कोई फसल नहीं होती मोस्टली, जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, सिंचाई इरिगेशन तक जिनके पास अच्छे से मतलब फैसिलिटीज है, वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं कि उस समय पे मेज मक्का जो रहता है उसको उगाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, और कम समय में हो जाती है, 2 से 3 महीने के अंदर मक्का कट के खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से समय आ जाता है उड़द और बाजरा, इस टाइप की फसल उगाने का। तो क्या जमीन को उन्होंने घेर लिया, मगर उन्हीं लोगों ने घेरा जिनके पास नॉलेज थी, वरना 3 महीने तक किसान ने जमीन को खाली पड़ा था, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आ जाए और फसल अच्छी हो जाए। क्या जरूरत है जगह को खाली छोड़ने की, अगर आपके पास पूरी नॉलेज है, आप उन 3 महीनों में पूरी फसल उगा के उसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं, और फसल की न्यूट्रिएंट जो फर्टिलिटी है वो भी खराब नहीं होगी। किसकी वजह से, अगर आप एजुकेटेड हैं तो, अगर आपको पता है कौन सी फसल कैसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेती है, तो क्या एक्शन लेना चाहिए, रोटेशन क्रॉप, ये दोनों। तो जब भी एजुकेशन का मामला आएगा बेटा, सबसे पहले एजुकेशन को रखा जाएगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी समाज को बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म कर सकती है। अगर रिफॉर्म आप किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में अगर रिफॉर्म लाना चाहते हैं बड़े लेवल पे, आपको एजुकेशन को हमेशा पहली प्रायोरिटी देना पड़ेगी। तो एजुकेशन का जब भी जिक्र आए, वो क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो फार्मर्स को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, नॉट फार्मर्स, कोई भी इंसान। एजुकेशन तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। एजुकेशन का कभी मतलब ये था ही नहीं कि नौकरी मिले,
सीधा क्या मतलब है, एक खाली दिमाग को एक अच्छे विकसित दिमाग में कन्वर्ट कर देते, बोला ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को लिए देता हूँ। चलिए, तो एजुकेशन को फर्स्ट क्राइटेरिया रखना पड़ेगा आपको। क्या फर्स्ट क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि एजुकेशन वाले मैटर में हमेशा कोई भी कंट्री, कोई भी समाज अगर अच्छे लेवल पर रिफॉर्म कराना चाहते हो, ग्रो कराना चाहते हो, तो एक ही तरीका, दैट इज एजुकेशन। यू विल हैव टू बी एजुकेटेड एट एनी कॉस्ट इफ यू रियली वांट टू मेक योर जनरेशन सिविलाइज्ड। देयर इज नो अनदर सब्स्टिट्यूट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। यही तो सबसे अच्छा तरीका है अगर आप चाहते हो समाज ग्रो करे। तो जितने भी कंट्री जो आज सुपर पावर है, दे आर सुपर पावर बिकॉज ऑफ एजुकेशन। There is no such kinds of specific power. India सबसे largest democratic country है, resources की कमी नहीं है, मगर हमारे पास resources को यूज करने वाला ऐसा ब्रेन नहीं है, एजुकेशन की कमी है। तो एजुकेशन वाला मैटर हमेशा सही रहेगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर रहा है, सीधे एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है। क्या क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका होता है जो क्या कराता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दोनों एक्शन सही है, मैं दोनों एक्शन लूंगा एज ए स्टूडेंट, मतलब एज एन ऑफिसर मैं दोनों चीजों को आगे क्या करूँगा, कन्वे करूंगा लोगों को कि दोनों काम हो, तब आपकी फर्टिलिटी बराबर रहेगी। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैसे दिया जाता है, ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड स्ट्रॉन्ग और ईदर फर्स्ट ईदर सेकंड स्ट्रॉन्ग। 5 तरीके होंगे, 5 ऑप्शन दे रहे। आपको पता है बार बार ऑप्शन तो लिखे नहीं जा सकते, एक ही बार में ऑप्शन लिख दीजिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा ये यूपीएससी का जो वो है इंटरव्यू सेक्शन, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी कोई लड़की या लड़का जैसे मिस्टर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड बनते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे भी हाई लेवल का क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग का क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। और स्पेशली यूपीएससी का जो इंटरव्यू का सेक्शन रहता है उसमें ये वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। सही है, तो आपको पता है जो लड़की और लड़कियों का जो क्या है रेशियो है, वो लगातार से क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। पहले स्टार्टिंग में क्या देखिए 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां कभी नहीं गई। पहले जो रेशियो था वो 1000 लड़कों पे 990 का था, 990 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे, मतलब 10 लड़कों का अभाव लड़कियों का शुरू से ही रहा, थोड़ा सा रहा है। आपको पता है अपने ये जो गर्ल्स का बर्थ रेट है वो बहुत कम है, कम लगातार करते चले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह बहुत सारी है। तो सबसे वजह जो है वो क्या है, हमारी सोच, जो लोगों की पुराने जमाने की जो सोच है कि लड़कियां जो है वो बोझ है, इस समझ के मानना कि उनको क्या मतलब ये पराया धन है, लड़का क्या अपने घर पे ले, सबसे बाह्य घटिया सोच है समाज। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो आज का रेशियो वो लगभग 960 रह गया है। 960 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। अब आपको पता है जो 40 लड़के बच गए वो क्या ही करेंगे, ये तो आपको पता है अच्छे से क्या करें। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो ना यार क्या हो रहा है। तो बंदी तुम्हारी, बंदा दूसरा, यही तो हो रहा है। और किसमें भर के आ रहे, कट्टों में बोरी में भर के आ रहे हैं, क्योंकि 40 आदमी फालतू घूम रहे, क्या करेंगे, कलेशी करेंगे। अरे बोलो ना, अगर ऐसा रेशियो बढ़ गया, सोच के देखो, अभी तो ये 40 है लोगों, अगर ये रेशियो बढ़ गया 800 पहुंच गया, 900 बढ़ गया, मतलब 900 लड़कियां या 800 लड़कियां 1000 लड़कों पे, मतलब 200 लड़कियों की कमी है, तो समाज में अराजकता आ जाएगी। अराजकता समझ लो, जो रेप केस आज को 1 या 2 सुनने को मिले, वो हर दूसरे दिन सुनने को मिलेंगे हर हफ्ते। अब ये समाज, ये गलती किसकी है, हमारी गलती। इसमें हर एक बंदा आज नहीं तो कल फंसेगा ही फंसेगा। तो ये क्या है, हम हर समाज का एक कंसर्न है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा जाए। ऐसे तो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती चली जाएगी समस्या, और बड़े लेवल पे चढ़ने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि भाई साहब हमारे यहाँ जनरेशन आना बंद हो जाएगी। बोलो ना, समाज का हल्के हल्के ये सभ्यता ही खत्म होने शुरू हो जाएगी। बोलो ना, तो पहले क्या होता था कि भाई साहब एक राजा 10-10, 15-15 रानियां, उल्टा शुरू हो जाएगा, एक रानी 10 राजा, भाई हो जाएगा ना। तो पहले तो बर्दाश्त हो गया, उल्टा सीन बर्दाश्त नहीं होगा, तो अराजकता ही अराजकता है। तो हर देश, गवर्नमेंट, सत्ताएं, समाज इस बात से परेशान है कि यार क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने। तो इसमें सॉल्यूशन बताएंगे, एक्शन क्या लो। पहला एक्शन है, पब्लिक शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज गर्ल चाइल्ड फॉर देम। लोगों को ये बहुत जरूरी है बताया जाना कि जो गर्ल चाइल्ड है वो कितना जरूरी है, इस बात को लोगों को समझाओ। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू मिडिल स्कूल फॉर चाइल्ड
गर्ल। मिडिल का मतलब बेटा क्या होता है? 12th होता है, सही है। मिडिल का मतलब 12th होता है, मैट्रिक का मतलब 10th होता है, आपको पता है। मैट्रिक बोले तो 10, मिडिल बोले तो 12। ये कह रहे हैं भारत सरकार को 12th तक की पढ़ाई फ्री कर देना चाहिए। तो कौन सा एक्शन लिया जाना चाहिए? लड़कियों की पढ़ाई 12th तक की फ्री। फर्स्ट सपना, क्या आंसर है? संदली। सेकेंड, फ्री पढ़ाई। होम, सॉफ्टनेस, ग्लोबल, बोथ, निधि, बोथ। यस यस मैम, फर्स्ट। देखिए बेटा, ये वाली चीज ना पहले से भारत सरकार दे रही है। क्या दे? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21। एक इंटर तक की पढ़ाई फ्री हमारे। कहाँ पैसा जाता है? सरकारी स्कूल में पढ़ो ना। अब वैसे भी इंटर के बाद आप कहाँ जाते हो? कॉलेज में जाते हो, कहाँ पैसा जाता है? मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी, पूरे साल की फीस आती थी 300 रुपए के आसपास। कहाँ सरकार, कहाँ पहले से पढ़ाई करी? ये तो सोचने वाले हैं कि हमें प्राइवेट में पढ़ना है। बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, कोई नई पढ़ाई थोड़ी नहीं होगी। पढ़ाई का सिर्फ एक, पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब? इंफ्रा बड़ा बनाने से पढ़ाई थोड़ी नहीं अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई होगी टीचर्स में, और टीचर सरकारी कॉलेज जैसे टीचर आज भी नहीं पूरे प्राइवेट कॉलेज में। कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाए, कोई भी स्कूल में चले जाए, बेटा पढ़ाते नहीं है, वो एक बात अलग है। मगर लेवल की अगर आप बात करोगे, जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर है उसका लेवल बहुत हाई होता है। आपके यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल, एक गंदी सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। 8,000, 10,000, 20,000 रुपए की सैलरी में कोई ऐसा हाई लेवल का बंदा नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल बहुत हाई होता है। और पहले से भारत सरकार ने फ्री पढ़ाई करी हुई है। आप देखो सरकारी स्कूल है हर स्कूल में, हर गांव में। एग्जाम नहीं निकलता, सिर्फ क्या एक इंफ्रा बना दिया है। इंफ्रा बनाने से पढ़ाई का क्या मतलब? कलाम साहब ने उस समय में तो पढ़ाई करी, अम्बेडकर साहब ने भी पढ़ाई करी, और हजारों लोग ऐसे हुए जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। पढ़ाई का इससे कोई मतलब नहीं। भारत सरकार ने पढ़ाई पहले फ्री कर रखी है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार है बच्चों को। इंटर तक की पढ़ाई का कोई पैसा नहीं है। आगे भी हायर एजुकेशन अगर आप सरकारी स्कूल कर, कोई पैसा नहीं है। ये तो हमारे चौधरी बनती है प्राइवेट से करना। पैसा है, आप खोल लो। पढ़ाई कहाँ फ्री है? राइट टू एजुकेशन है ना, तो है तो पढ़ाई तो फ्री है। आप 11 मतलब क्लास 1 से बच्चे का एडमिशन कराओ सरकारी स्कूल में, पढ़ाते रहो 12th तक, कोई पैसा नहीं है। बल्कि और मिड डे मील और मिल रहा है, खाने को और मिल रहा है। सुबह को लात मार के भेज दो बच्चे को, खाना पीना वही मिलेगा सब, शाम को आएगा एकदम हंसता खेलता हो। बोलो ना, मिड डे मील मिलता ना। अरे भारत सरकार की योजना चल रही है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे, उनको दोपहर का खाना वही मिलता है। और खाना एकदम वीआईपी मिलता है, बढ़िया खाना। उसमें दूध भी मिल रहा है, दलिया भी मिल रहा है, रोटी सब्जी चावल सब मिल रहा है। वो एक अलग बात है कि कई सारे लोग नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वो तो हमारा देश का दुर्भाग्य है, क्या ही कह सकते हैं। वरना भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। तो बेटा एजुकेशन पहले फ्री है, कुछ नया काम थोड़ी नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, एजुकेशन की तब फ्री कराओगे जब बच्चा पैदा होगा। पहले लड़की कहाँ, मार्केट में तो आना चाहिए। अरे बोलो ना, लड़की का जन्म होगा तब तो पढ़ेगी वो। और जन्म कैसे होगा? जब लोगों की सोच अच्छी होगी। इसमें भारत सरकार क्या है? भारत सरकार थोड़ी लॉन्च कर रही है। अरे प्रोडक्ट कौन लॉन्च कर रहा है? पब्लिक लॉन्च कर रही है प्रोडक्ट को। भारत सरकार कैसे बोल रहा है? बोलो ना, तुम कह रहे सरकार का बोल, सरकार का क्या? सरकार को नहीं बच्चे पैदा करने, बच्चे कौन पैदा करता? हम और आप। और हमारी आपकी सोच क्या है? बेकार। तो क्या बताना चाहिए? हाउ इम्पोर्टेंट गर्ल चाइल्ड इज। लोगों को समझाना चाहिए कि गर्ल्स की वैल्यू क्या है, लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है समाज के लिए। एक हमारी पूरी जनरेशन तैयार करती है लड़की। अगर मेरे दादा, मेरे परदादा ये चाहते हैं कि उनका नाम लंबा चले, मेरी वजह से नहीं चलेगा, मेरी वाइफ की वजह से चल सकता है वो नाम, अगर वो एजुकेटेड है तो। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी भी माँ है, आपकी माँ है, सबसे पहली माँ गुरु होती है बच्चे की। वो पढ़ी लिखी नहीं है, पूरी आने वाली जनरेशन खराब है। आप कितनी ताकत जोड़ के पढ़ो जनरेशन, मगर वो ताकत नहीं आ पाएगी जो एक माँ डाल सकती थी एडिशन की तरह। एडिशन अपनी वजह से एडिशन थोड़ी, माँ की वजह से। बोलो ना,
क्या बताया माँ ने? स्कूल बेकार है, स्कूल ढक्कन है, स्कूल में टीचर ढक्कन है, तेरा लेवल बहुत हाई है, उसके दिमाग में तय हो गया। और जो डर, जो खौफ, जो ताकत जो बचपन में डाल दिया कि वो हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है। अंधेरे से हमको बचपन में डर डाल दिया जाता है। हाँ हुआ बेटा तो बताना, लाइट चली गई, हुआ है, ऐसा हुआ पैदा हो गया। पता है लड़कियों को क्या, छत पे ऊपर घूम रही है, लाइट चली है, नीचे गिर जाएंगे, उनको पता है लाइट चली है, हुआ है। ये बचपन का डर है, बचपन का माँ बाप ने डाला है, वो ऐसा पड़ गया, अब निकालना इम्पॉसिबल है। जैसे अंधेरा हुआ चीखना शुरू, कुछ नहीं है, माँ बाप ने हुआ बचपन के डर है, बचपन के डर है। इसका मतलब माँ का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ही सिखा दे कि डर नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चा ना भाई से सांप को उठा के घूमे गली में, उसको पता है डर नाम की कोई चीज, वो अलग बात है, काट के मर जाए, वो अलग बात है, बहुत खौफ नहीं है उसको। ऐसा नहीं है मतलब सांप आ गया और बस सांस खत्म। जैसा भी इनको इधर इधर चिपकली घूम जाएगी, यहाँ से बैठ नहीं सकती, बचपन में वो बता गया चिपकली हुआ है, आता था ना बच्चे बता हुआ गया, हुआ गया। इसका मतलब क्या है कि ये बताया जाना चाहिए क्या गर्ल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताओ। एक जनरेशन, एक पीढ़ी का निर्माण कर रही है लड़की एक तुम्हारी। अगर वो अनपढ़ हो गई तो पूरी पीढ़ी अनपढ़। तब लोगों को समझ में आया कि भाई गर्ल्स को भी जन्म देना बराबर है। आज देखो हमारे समाज में यही तो प्रूफ है जो सबसे जल्दी है, बराबर का दर्जा न मिलना। और इस वजह से अगर तुम लड़कियां कम होती चली जाएगी, समाज में अराजकता फैलना शुरू हो जाएगी। लड़की पैदा हो रही, लोगों को खुश नहीं हो रहा, उनको लग रहा पता नहीं भाई साहब बोझा हो गया, भाई साहब पढ़ाना है लिखाना है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम, चली जाएगी कहीं और। अरे नहीं सर, आपके घर में भी तो कोई आएगा ही ना, तो क्या दिक्कत है? आप अच्छा समाज, आप अच्छे लेवल के लोग, अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा भेजो, अच्छा बंदा है। आप जिसको आप विदाई कर रहे हो, अगर आपको उसमें सब अच्छे संस्कार दी तो आने वाले भी तो अच्छा ही होगा। कभी तो तालमेल आपका अच्छा रहेगा, तो क्या दिक्कत है? अच्छा बंदा मैं दे रहा हूँ, अच्छा बंदा आ रहा है, ये तो समाज का रीति रिवाज है। और दूसरी बात, शादी का होता है ये थोड़ी नहीं मतलब चली गई बच्ची कहते खत्म। अगर वो एजुकेटेड है, इस लेवल पे है, तो वो तुम्हारे लिए क्या 100 परिवारों को पाल देगी। जितनी आजादी तुमने लड़कियों को दे रखी है, ये जितना हम लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं, उसकी 10% भी लड़कियों को देते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा हम लोग ग्रो करेंगे? 118 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, कोई समाज तब ग्रो कर सकता है जो समाज की गर्ल्स ग्रो करे। ये बहुत जरूरी है, लोगों को बताया जाना। आप दुनिया के सारे रिसोर्सेस लाके इंडिया में डाल दो, इंडिया कभी ग्रो नहीं कर सकता जब तक यहाँ की गर्ल्स ग्रो नहीं करेंगी। जॉर्जिया मेलोनिया कहाँ की है? इटली की कौन है? पीएम है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लड़की थी, लेडी थी। देख रहे थे अभी तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, डिसीजन मेकिंग इंदिरा गांधी जैसे आज तक किसी की नहीं। खौफ पाते थे लोग। एनएसए ने, यूएस के एनएसए ने कहा, मैडम बोले, मैडम नहीं कहते मुझे, अपने बता देना अपनी गवर्नमेंट को जाकर के। आज भी लोग मुझसे सर कहते हैं। खौफ था उसको, डरते थे लोग। 65 में जाकर के पाकिस्तान के टुकड़े करा के आ गए घर में घुस के। बांग्लादेश है पाकिस्तान, किसने कराया? इंदिरा गांधी ने कराया, घर में घुस के कराया। तुम तो 100 किलोमीटर मांगे थे, वो पड़ा था क्या करेंगे? घुट्टे टेकवा के आर्मी के सबसे जबरदस्त डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ पेशेंस। एंटायर वर्ल्ड में जितना भी क्रिएशन है, जितनी क्रिएशन की बात करूं, जितनी भी क्रिएचर है धरती पे, किसी क्रिएचर में इस लेवल का पेशेंस नहीं। जिस लेवल में गर्ल्स में एक लेवल होता है पेशेंस, अपूर्व लेवल। मगर हम क्या है, हम उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे, और समझ नहीं पा रहे, यही डिक्लाइनेशन का कारण है। लगातार भारत का पतन होता चला जा रहा है, क्योंकि हम जो मेन पावर है उस पर फोकस नहीं कर रहे। फॉरेन कंट्री में इस चीज को समझ गए वो लोग, जब स्वामी विवेकानंद ने लोगों का भ्रमण कर, यहाँ से संस्कृति ले जाके अपने लोगों को ग्रो कर लिया। मगर यहाँ के लोग सारे आज भी वैसे ही, क्योंकि वो उस पावर को समझ नहीं पा रहे। आज भी गाँव में भेदभाव है, आदमी आगे चलता है, औरत पीछे चलती है। उसकी वजह ये है कि वो बराबर से इसलिए नहीं चलाना चाहता कि बराबर चलने लगेगी तो इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए वो आगे चल रहा है और लेडीज पीछे चल रही है। अपने साथ लेडीज को लेके नहीं चलना है, जिससे बराबर का दर्जा ना मिले। सोचे कितनी घटिया मान सकता है। इतनी बड़ी सुप्रीम पावर को अगर तुमने दर्जा देना बंद कर दिया, तो तुम्हारे आने वाली जो घर में पीढ़ियां हैं, उनकी तो तुमने सत्यानाश खुद ही कर लिया। तुम्हारे बच्चे को कौन पढ़ाया? आदमी 18 घंटे काम कर रहा है, वो घर पे कितनी देर बाद आ रहा है, माँ 16 घंटे बच्चे के साथ हो रही है, और वो ढक्कन है। हो गया सत्यानाश।
लोगों को इस बात को तो बताओगे तो कब तक उनके दिमाग में नहीं जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियों की क्या बर्थ रेट बढ़ जाएगा, बर्थ रेट बढ़ जाएगा तो समाज में जो अराजकता है वो नहीं होगी, एक हार्मोनी बन जाएगा समाज, इक्वालिटी आ जाएगी, और इक्वालिटी आ जाएगी ग्रो करेंगे, क्यों नहीं ग्रो करेंगे। इतनी बड़ी सुप्रीम पावर को अगर आप दबा के बैठे हुए हो, आप उसको ग्रो ही नहीं करने का मौका दे रहे हो, सिर्फ उसकी जिंदगी को किचन में बंद करके रख रखा है, कैसे समाज को उद्धार हो। हर कंट्री में आप किसी भी कंट्री के जहां जहां भी जो भी सुपर पावर कंट्री है उनमें आप देखो फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है, जिस लेवल पे गर्ल काम कर रही है उस लेवल पे बॉय काम कर रहा है, कोई वो नहीं क्रिटिसिज्म नहीं। मेलिंडा जो गेट्स है, बिल गेट्स की पत्नी, उसने तो तलाक इस वजह से दे दिया कि लोग जब बात करने आते हैं इसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, मेरी तरफ नहीं देखते, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। आप सोचो, इस हमारी गर्ल्स की भी थोड़ी सी गलती, इक्वालिटी के लिए लड़ने की थोड़ा सा जो है चल रहा है, ठीक है, पापा ने कहते ठीक बेटा लड़ना चाहिए, अपने हक को लड़ना चाहिए, गलत नहीं, ठीक है, मगर ऐसा ही मत लड़ो कट्टों में भेज दो, तो मतलब समझ ना, आप भी अपनी मर्यादा में रहे, सामने वाला बॉयज बेटा आपको सम्मान करना चाहिए, एक बहुत बड़ी ताकत है, लोगों को इस बात को बताया जाना चाहिए, तभी समाज से क्या हो सकता है, जो डिक्लाइनेशन है रेशियो में वो क्या रह जाएगा, इक्वल हो। से इंटरव्यू का क्वेश्चन था प्रॉपर, अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर कहीं अच्छी जगह काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके सामने से दागा जा सकता है कि इस डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है, फ्री में पैसे बांट देंगे कोई मतलब नहीं होगा, आप कितना ही कुछ कर लो, जब तक समाज की सोच अच्छी नहीं है और वो नहीं चाह रहे लड़की कर लो। हमारे यहाँ पे जेंडर का क्या चेकअप कराना क्या है बैंड, मगर फिर भी हो रहा है पैसे लेते, उनको पता लगता है लड़की अंदर अबॉर्शन करा दे, मरवा दिया, क्या हो जाएगा, तुम्हारी सोच से क्या हो जाएगा। लोगों जो पैदा करने वाले लोग उनकी सोच चेंज होना चाहिए ना, हमारी सोच से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार कहाँ घर में घुस के सरकार थोड़ी देख रही क्या लोग, ये तो लोगों की सोच अच्छी होना चाहिए कि भाई नहीं हमें अपनी लड़की को लड़के से ज्यादा इज्जत देना और उससे ज्यादा लेवल में बढ़ाना। क्या समाज का डर है, किनकी इज्जत है समाज में कि भाई हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी, फला की लड़की चलेगी हमारी लड़की चली जाएगी, क्या फला की लड़की चलेगी, शुरू से आजादी तो लड़कों की तरफ क्या चलेगी, क्यों आजादी नहीं मिल रही, जो होना है वो होना है, उसमें क्या दिक्कत है। आप इनको ग्रो करके देखो, आपको तो लगेगा कि हाँ समाज में एकदम से नया रूप आया, मगर लोग इसको समझ नहीं पाते। तो एक ही तरीका क्या, लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या हाउ इम्पोर्टेंट इज गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई पीढ़ी का निर्माण कर रही है तुम्हारी, सुप्रीम पावर है, तब लोग जाकर के इस बात को समझेंगे और गर्ल्स का रेट बढ़ेगा, तब जाकर के ये डिक्लाइनेशन आ रहा है इसमें क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही यही तरीका है, ये गलत है 100%। ये तो तब की बात है जब पैदा होता है, हम पैसे दे देंगे, शादी फ्री करा देंगे, दौरी नहीं देते, तो बात की बात है, आने तो उससे पहले गलती थी, वो दवा ही इंपॉर्टेंस पता लगती है, किसी चीज की जब इंपॉर्टेंस पता लगती है तो उसका सप्लाई खुद से बढ़ जाती है, बोलो ना। ऑनलाइन की सप्लाई क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस पता लग रही है, ऑनलाइन चीज अच्छी मिल जाती है, ऑनलाइन की सप्लाई बहुत बड़ी, डिमांड बहुत बड़ी, बोलो ना। तो डिमांड अगर बढ़ाना है तो पहले तो उसकी क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस क्या है, बोलो ना। संदली कॉफी की डिमांड बढ़ी ना, क्यों, लोगों को इंपॉर्टेंस पता लगी, हमने क्या एडवर्टाइज करके इंपॉर्टेंस बताई कि कॉफी पी लो दिमाग सही चलने लगता है, मगर ये सच्चाई थोड़ी नहीं, मगर क्या था एडवर्टाइज करके क्या होता है, लोगों के दिमाग को चेंज करते। तो भारत सरकार लोग कर नहीं सकते, करना चाहिए, लोगों को बार बार ये बताया जाएगा गर्ल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों दिमाग में एक सेट बैठ ही जाएगा कि हाँ यार गर्ल्स को भी उतने ही जाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो आगे देखिए, अनऑथराइज्ड हॉकिंग, बैगिंग, वेंडिंग ऑफ लीकर, स्मोकिंग इन रेलवेज आर ऑल प्रोहिबिटेड बाय रूल्स। मतलब रेलवे में शराब बेचना, भीख मांगना, हॉकिंग करना, हॉकिंग समझते ना, वेंडिंग करना, छोटी छोटी चीजों को सामान को बेचना गलत है, आप वहां पे वेंडिंग नहीं कर सकते, वेंडर नहीं घूम सकते, वहां पे एक प्रॉपर स्टॉल होता है, वहां पे जाके आप काम कर सकते हो, आपको रेलवे में नहीं घूमना है, वहां पे बैन है पूरी तरीके, मगर फिर भी खुलेआम होता है। बट नेवरदलेस, इसके बावजूद भी दे ऑल आर कैरीड ऑन विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब समझते हो ना, इम्प्यूनिटी क्या होता है, दंड देना, इम्प्यूनिटी मतलब बिना दंड के, तो खुलेआम इस चीज को उसके बावजूद भी करा जा रहा है, दंड मुक्ति के साथ इस चीज को खुलेआम करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है भाई, समझते हैं। तो ये कह रहे हैं
भीख मांगना, वेंडरिंग करना, लीकर बेचना, नशीले पदार्थ बेचना, कहाँ पे? रेलवे परिसर में, उसके कहाँ पे? प्रेमिसिस में, और प्रेमिसिस के बाहर अंदर रेलवे में पूरी तरीके से बैन है, सही है ना? तुझे पता ना, मगर उसके बावजूद भी रेलवे के कोच में रजनीगंधा मिल जाएगा। कोच की बात हो रही है, बात उसकी नहीं हो रही, बोलो ना। और कोच में क्या मिल जाएगा? शराब भी मिल जाएगी। अब तुम कहोगे हमने तो देखी नहीं, बेटा जो पीने वाले हैं वो सब जुगाड़ हो लेते हैं। पता लगा अंकल तुम्हारे पास बैठे और तुमने अंकल को इज्जत भी दी, अंकल इधर बैठो, अंकल के थैले में पहुए भरे हुए और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है। लेने वाले ने भाप पी लिया, हाँ ठीक है आ रहा है, खुलेआम हो रहा है, खूब बिगड़ी। अब क्या करें? ये जब ये कह रहे हैं पहले से ये रूल के खिलाफ क्या है? प्रोहिबिटेड, बंद है, फिर भी लोग बेच रहे हैं। अब एक्शन क्या ले सकते हैं? एज एन स्टेशन मास्टर, एज एन रेलवे मिनिस्टर क्या एक्शन लिया जाए? अगर आप अधिकारी हैं, आरपीएफ में हैं या कोई डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, आप क्या एक्शन ले सकते हैं? इसको कम कर। आपको पता है भीख मांगना क्यों बंद है? रेलवे में, क्योंकि रेलवे में क्या रहता है, अगर और भी कंट्री का कोई बंदा आता है तो क्या होगा? एक तो हमारी इमेज खराब है और दूसरा इससे बढ़ावा मिल रहा है, भीख मांगने वालों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसको रोजगार बना दिया। उनको लग रहा है कि एक मतलब पूरे दिन से मैं रेलवे में भीख मांग रहा हूँ, मेरे पास भीख का पैसा 5 से 7 हज़ार रुपये इकट्ठा हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट 2.5 से 3 लाख रुपए कोई भी गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी नहीं दे रही, तो लोग इसको रोजगार बनाते चले जाते हैं। अगर ऐसे लोग रोजगार बनाते चले जाएंगे तो भीख मांगना व्यवसाय बन जाएगा। लोग इसको मतलब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और एक तो बेइज्जती बहुत है, दूसरी कंट्री का कोई बंदा आता है उसको लगता है भीख मांगना देश, इसलिए आपको पता है दिल्ली एनसीआर में बंद है पूरी तरीके से। क्या भीख मांग? अच्छी मोन्यूमेंट्स पूरी तरीके से, जो अच्छी अच्छी जगह है, जो टूरिस्ट की जगह है, वहां तो मांग ही नहीं सकता, इसी वजह से कि टूरिस्ट साला किसी का फोटो खींचने के लिए भिखारी का सबसे पहले फोटो खींचे, फौरन में दिखा कि देखो भिखमंगा कंट्री, इसलिए बंद कर रखा है। अब कह रहे हैं इस चीज को एक्शन क्या ले जाए? इंडियन रेलवे एक्ट शुड बी अमेंडेड टू मेक स्मोकिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज इन द ट्रेन एन ऑफेंस। ये कह रहे हैं इंडियन रेलवे को एक अमेंडमेंट, सुधार करना चाहिए। वो सुधार ये होना चाहिए कि स्मोकिंग को और इलीगल एक्टिविटीज को एक ऑफेंस, क्राइम की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए, क्राइम मान लो। दूसरा क्या है? दोज फाउंड ब्रेकिंग द लॉ शुड बी फाइंड ऑन द स्पॉट। जो भी आपको लग रहा है शराब बेच रहा ऑन द स्पॉट, उसको क्या मिलना चाहिए? फाइन, तुरंत फाइन मारना चाहिए, लंबा फाइन, जैसे 10 लोग का और कान हो। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? ओम, क्या एक्शन लेना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड क्यों नहीं? सेकंड क्यों नहीं? यस मैम, सेकंड। हाँ भाई, जिनमें आंसर नहीं पता, दोनों में से कोई नहीं। तो अच्छा मान लो, तो ये तुम कैसे बंद कराओगे? फाइन भी नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? फिर कैसे बंद होगा? प्रोहिबिटेड है फिर भी हो रहा है, अब क्या करो? यही तो चर्चा चल रही है, यही तो क्वेश्चन आपके लेवल का है। अभी ये वो वाला जो है ना छोटा सा क्वेश्चन आपके लेवल का, ये क्वेश्चन जो चीज वोट बैन है वो फिर भी हो रही है, अब मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? यही तो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको, तभी तो कहा जा रहा है कि भाई ये ऑफिसर रैंक पे आपको क्या करना है। अब आप क्या एक्शन लें? हाथ में हाथ करके तो बैठेंगे नहीं, आपका डेजिग्नेशन ऐसा है। तो जो चीज पहले से बंद है फिर भी लोग उसको कर रहे हैं। नंदिनी बेटा क्या आंसर आएगा? फर्स्ट, हाँ सुजल बोल। सेकंड, बेटा आप एक बात बताओ, ये कह रहे हैं रेलवे में एक लॉ लाओ, अमेंडमेंट करो, और अमेंडमेंट में ये करो इलीगल एक्टिविटीज और स्मोकिंग को क्या मान लो? ऑफेंस मान लो। ऑफेंस मतलब क्राइम। बेटा पहले ही से हम पगला गए हैं, क्या बात है? अरे पहले ही है, धूम्रपान करना और इलीगल एक्टिविटीज करना रेलवे और रेलवे के आसपास पहले से क्या है? अपराध है, जमानों से अपराध है। उसमें लिखा होता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं आपको फाइन पड़ेगा। कैसे लिख दिया फाइन पड़ेगा? क्योंकि लॉ है, लॉ कहता है क्या है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन
कोच और रेलवे परिसर प्रेमिसेस। सर इसका रीडिंग में संशोधन संशोधन का अमेंडमेंट लिखा तो बेटा मतलब ये चेंज करना चाहिए क्या जो हमने नियम बनाया नियम बना के ये चेंज कर दो, उसको अपराध घोषित कर दो, चेंज करके अपराध बना दो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो पहले अपराध नहीं था, अब इसको अपराध की कैटेगरी में ला। हां बट पहले इस तरह का मुझे पनिश करके तो अपना वे चेंज कर देना। ये बेटा पनिश का वे कहाँ लिखा है, आप पढ़ो ना उसको अच्छे से, क्या लिखा है। रेलवे एक्ट शुड बी अमेंडेड टू मेक स्मोकिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज इन द ट्रेन एन ऑफेंस। इन दोनों चीजों को एक ऑफेंस मानना चाहिए अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट करके इनको ऑफेंस घोषित करो। तो पहले से अमेंडमेंट है, पगले बनते ये कह रहे हैं अमेंडमेंट करके इनको ऑफेंस बनाओ। अरे यार पहले से ऑफेंस है ये, जो चीज पहले से ऑफेंस उसको अमेंडमेंट क्या करना है, बोलो ना। तो अगर कोई चीज आपको लगता है कोई चीज बैन होने के बावजूद भी बेची जा रही है तो एक ही तरीका है, अगर फाइन लगाओगे तो लोगों का खौफ पैदा होगा, खौफ। और खौफ आपको पता है कि डर एक ऐसी चीज है जो आपको रोक के रख सकता है गुनाह ना करने से। अगर डर खत्म हो जाए तो लोग खुलेआम करेंगे। अब एक वेंडर को पकड़ा, उस पर 1 लाख रुपए का फाइन मार दिया। अब तुम्हें पता है उसने कमाया कितना, फाइन कितना दिया। जो जितने आसपास के वेंडर ना और भी इधर उधर के, उन सबके काम हो जाएंगे कि भाई 1 लाख रुपए का फाइन है, दिख भी नहीं पता है ना। जब हम लोग किधर जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हेलमेट लगाते हैं। क्यों पता है ना क्यों? क्योंकि इनको पता ऑन द स्पॉट एक्शन है, सीधे पिस्टल रख देगा सीधे में। तुम कहोगे पापा पुलिस में, तब तक तो थप्पड़ कान पे सूट देगा। बात की बात तो पापा पुलिस में, सेंटर की नौकरी ऐसा तो है नहीं तो फोन लगा दे पापा इनसे बात करिए, ऐसा हुआ है ना। हेलमेट नहीं है, इसको जानता है। अब तुम ये नहीं कहो पापा पुलिस में एमएलए ना, उसको पता है गर्दन पर रखिए भाई। खौफ है अपने आप से, बाइक तुम्हें लगा कैंट जाना, या तो जाऊंगा नहीं हेलमेट लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे कैसा लॉ कैसा है, ऑन द स्पॉट है। ऐसा नहीं होता केस चलेगा, जहां केस चलता है वहां आ जाती है, खौफ नहीं है खौफ। और ऑन द स्पॉट अगर क्या पड़ रहा है, फाइन। अब खौफ है कि अगर मैं पकड़ गया तो तुरंत फाइन देना पड़ेगा। बेटा तुम लिखी नहीं थी, फाइन डालो मगर पड़ता कहाँ है। आज तक लेटर मिला कोई पैर छू लिए, ठीक है चलो भाई कल से माँ कसम कल से देखूंगा नहीं, अब भगवान की कसम खा के सारी देवी देवता की कसम खा के कह रहा हूँ, हाथ छोड़ उल्टा पैर छू लिया, चलो कोई नहीं बेटा दिखना। अब अगर ऐसा लो आज नहीं चल भाई बात में होगी, बात थाने में ले गए, पैसा लेना है जेल जाना है। अब इंसान के अंदर क्या खौफ पैदा होगा, जो चीज बैन है लोग उसको भी करना है। इसका मतलब सख्ती कहां लाना है, जुर्माना डालो ना हाई लेवल का। अरे बोलो ना, योगी सरकार ने कुछ नया नहीं करा है, क्राइम रिश्वत लेना देना पहले से बैन है, मगर उसको सख्ती से क्या कराया है, इंप्लीमेंट कराया है। इसलिए आज समाज में खौफ हो गया। पहले भी उल्टे काम जो भी छेड़छाड़ है, पहले भी गलती था, क्राइम था, मगर पहले लोग खुलेआम करते थे, क्या नहीं था, खौफ नहीं था, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं हो रहा। आज एक्शन कैसा हो रहा है, इसी बात का डर है और समाज में अराजकता नहीं है। तो जो चीज पहले से बैन है अगर उसके बावजूद भी हो रही है, इसका मतलब क्या करना है, आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाना है, ऑन द स्पॉट एक्शन लेना। आज लोगों के बड़े से बड़े माफिया नीचे डाल के बैठे, उसको पता है ऑन द स्पॉट एक्शन। कोई वो नहीं हो रहा कि केस चल रहा है ना, उड़ा दिया, अब कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। चित्रकूट की जेल में जाकर के एनकाउंटर कराते हैं, कहाँ जगह होती है, जेल में जाके एनकाउंटर करा सकता बंदा, तो तुम घर में कहां से। अब तो तुम्हें भाई साहब औकात में चलना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है, या तो छोड़ना है या रहना। बड़े से बड़े माफिया उत्तर प्रदेश का नीचे पड़े, क्यों पड़ा है, ऑन द स्पॉट एक्शन। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी बैन है फिर भी वो हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सर मैं ऑन द स्पॉट एक्शन लूंगा। अगर आप किसी जिले के अधिकारी बन रहे हैं, आपको पता है कि पहले से रिश्वत बंद है, लॉ में लिखा है रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों क्राइम है, अब तो फिर भी ली जा रही है, इसका मतलब तुम एक्शन में नहीं हो ना, तुम जिसको पकड़ो एक्शन लेते चले जाओ, आप देखेंगे सुधार अपने आप होता चला जाएगा। तुम खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, मतलब नहीं मिलता ना। लोगों के दिल में खौफ नहीं आया कि भाई एक डीएम आया खतरनाक आया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे क्राइम, अगर किया तो सीधे चले, ये जुर्माना। भाई घर से या तो निकलोगे नहीं, या हेलमेट लेके निकलोगे, या पैदल निकलोगे, दो ही ऑप्शन।
बहुत सोच समझ के आंसर करना है, लेवल है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है। आगे आओ, अगला स्टेटमेंट है अ रॉक फाइल डिस्कस्ड एज एन ईमेल मैसेज फ्रॉम एन एक्विटेंस। समझते हो क्या होता है एक्विटेंस? जान पहचान वाला, जान पहचान। आपकी एक्विटेंस है इधर, तो बोले तो जान पहचान, जान पहचान के लिए बोलते हैं। इन्फेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। रॉक फाइल समझते हो ना कैसी होती है? काबू में ना मतलब एक इन्फेक्टेड फाइल, मतलब इन्फेक्टेड, एक इन्फेक्टेड फाइल है जो क्या कर सकती है, सिस्टम को किसी जानने वाले ने भेजी है, वो अटैच करके एक ईमेल है, वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे मैंने एक मैसेज भेजे, मान लो सेंटर की तरफ से आपके पास मैसेज गया, उस मैसेज में मैडम ने मान लो कुछ अटैच कर दिया, ये मेल पे आप देख लेना, फाइल भेजी जानने वाले तो देखना तो पड़ेगा। अब उस फाइल में क्या है, वायरस है। अब वो ऐसा वायरस है कि पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। अब एक्शन क्या होगा देखते हैं। तो पहला एक्शन है द कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शुड टेक एंटीवायरस प्रिकॉशन। तो जितने भी कंप्यूटर वाले एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए एंटीवायरस का, कि पहले ऐसे एंटीवायरस डाल के रखो कि अगर कोई रॉक फाइल आती है इन्फेक्टेड फाइल तो सिस्टम को इन्फेक्ट ना करता, जिससे सिस्टम क्या है, सेफ है। दूसरा तरीका क्या है, नो ऑपरेटर शुड ओपन एन ईमेल मैसेज विद एन अटैचमेंट, कि कोई भी ऑपरेटर जो लैपटॉप पे कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसको ईमेल मैसेज को खोलना ही नहीं चाहिए जिसमें कुछ अटैचमेंट है क्या है। ऐसा भी हो सकता है ईमेल मत खोलो अगर तुम्हें लग रहा है कोई अटैचमेंट होकर फाइल आ रही है, और जगह फाइल आती है किसी की नहीं हो सकती ईमेल साथ में। अब तुमने फिर से बहुत जगह का नाम लिया, मैं कह रहा हूं नहीं खोलूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वर्ड क्या लिखा था बेटा, एक्विटेंस, जानने वाले ने भेजी, जानने वाले ने अगर बात करेगी तो कैसी बेटी होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहाँ लिखा होता कोई अनजान फाइल है तो हम कह सकते थे कि अनजान लिंक पे क्लिक ना करो, ये बात सही है। जिसका एडवर्टाइज भारत सरकार चला रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, किसकी आवाज में, अमिताभ बच्चन की आवाज, कि कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करे, ये सही है। मगर वर्ड कैसा होता है, अननोन। अगर अननोन इन्फेक्टेड होता है, अननोन बंदे ने भेजा होता तो यही सीखता कि ऑपरेटर को शुड नॉट ओपन द अटैच्ड फाइल। कोई भी ऑपरेटर जो उस पर बैठा हुआ है उसको अटैच्ड फाइल को नहीं खोलना चाहिए अगर अनजान है तो, यही सही सिक्योरिटी की। मगर बात आ रही है नोन, अगर जानने वाले ने फाइल भेजी है और हम इसलिए नहीं खोल रहे ताकि सिस्टम खराब ना हो, तो मुझे लग रहा है कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। क्योंकि मान लो सेंटर से आपके यहाँ से फाइल जा रही है, सारी इंपॉर्टेंट चीज मजे लेने वाली फाइल तो होगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज लिखी होगी उसमें, अब वो हम खोल नहीं रहे, बोलो ना। इसका मतलब फाइल ना खोलना इस चीज का सॉल्यूशन नहीं। क्या है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस लाओ ताकि क्या हो सके, जो उसमें जो वायरस लग के आ रहा है वो उसको इफेक्ट को क्या कर सके, नलीफाई कर सके। क्योंकि ऐसे तो इंपॉर्टेंस फाइल में है, केवल फाइल ना खोलने से सॉल्यूशन पाएंगे, सॉल्यूशन ये एंटीवायरस है, तो यही सॉल्यूशन। तो ये पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है। इसका डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि फाइल में वर्ड क्या लिखा था, एक्विटेंस, अदरवाइज गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है आज का। Women have been found to be involved in crimes such as kidnapping, rape, robbery, murder, drug peddling, and forcing young girl into prostitution. और ऐसा ज्यादा हो रहा है, आज की जो साउथ की नई मूवी आ रही है उनमें आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ट्रेंड हो गया। क्या पहले क्या होता था, यही काम सारे कौन कर रहे थे, मैन। अब क्या करना है, वुमेन, क्योंकि वुमेन पे क्या थोड़ा सा इंडियन लॉ कैसा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है वुमेन के लिए, जबकि और कंट्री में लोग ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड है वुमेन के लिए और मेन के लिए। इंडिया में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, पता ना कैसा सॉफ्ट कॉर्नर, बहन जी खड़ी है, बंदा खड़ा हो जाए, चल बहन जी बैठो, अरे ऐसा है, ये तो तुम करते ही हो। किसमें,
मेट्रो में अक्सर होता है, वहीं पे खड़ी होगी, यहाँ पे 2-4 बंदे खड़े बैठे हुए, उनको पता है या तो शर्म अपने आप आ जाएगी, या मैं थोड़ी देर बाद कह दूँ भैया हम गिरने वाले हैं, भैया वो नहीं बनेगा निकालने। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बंदा खुद ही उठ जाएगा, बैठ जाए बैठ, थोड़ा है सॉफ्ट कॉर्नर। उस वजह से अब लेडीज उसका नेगेटिव क्या, उसका एडवांटेज, नेगेटिव एडवांटेज क्या है कि जो काम इन्हें नहीं करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। क्या कर रही है? ड्रग की पेडलिंग कर रही है, मर्डर, रॉबरी, रेप, इन सब केसेस में ये आ रही है। कर तो इंसान मैनी लेवल का सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट इनका जबरदस्त है। आपको पता है, क्योंकि तुम्हें पता है आंटी बैठी, तुमने आंटी को पास में डाल दिया, अंकल हो गए तुम कहते ना अंकल नहीं कहा, अब आंटी तुम्हें रहमत आ गई, और आंटी ने क्या करा, आधी रास्ता जाने के बाद तुम्हें लड्डू खिला। अप्रूवल क्या सोच रही है, ये तो अम्मा है हमारी, दादी के समान है, और लड्डू खा के 4-5, और फिर उधरना रहा था मथुरा, उधरी मुंबई जाके बैठी बरेली, ट्रेन मुंबई जाती है बरेली से सीधे, अब 1450 किलोमीटर पहुंच गई यहाँ से, और सामने वालों को पता भी नहीं कि पैसे होती जा रही है। अम्मा कह रही लड़की हमारे साथ टिकट ही है, अम्मा की चलेगी क्योंकि टिकट हम 2 टिकट ऑलरेडी लेके बैठे हैं। अब ये उतरी वहां पे महाराष्ट्र में, दादी वही और दादी मतलब बेटा अरे हम भी सो गए तो भी सो गए, कोई नहीं बेटा अपने काम पर, हमारे रिश्तेदार है वहां चलता है, अब तुम्हें पता है वहां जाके क्या हुआ। अब वो बंदी घर पे कब वापस आएगी तो तुम्हें समझ, क्योंकि स्टेट चेंज हो गए 3, राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र। इतनी दूर बच्ची पहुंची यहाँ, अगर वो आना भी चाहे तो 3 दिन 2 दिन वैसे लग जाएंगे, और वहां से निकल के यहाँ आना तुम्हें पता। वैसे ये ना भी खा, क्योंकि पापा ने घर कह के भेजा था किसी इंसान के हाथ में खाना, आदमी के हाथ में, आदमी कह के भेजा, औरत तो कह के नहीं भेजा। और ऐसे केस एक नहीं 100 हजारों आ रहे हैं, अब बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग जेंट्स को इज्जत तो देते नहीं, इनको पता लड़की बात तो बहुत दूर की, सीट तो बहुत दूर की बात नहीं, उनको तो दादी है, दादी तो इन केसेस में अब क्या करें, गर्ल्स इस कंडीशन में चली जा रही है, अब क्या करा जाए, एक्शन क्या ले सकते हैं हम? एक्शन है, पहला एक्शन ये है, द पुलिस हैव टू पुट अप नोटिस इन पुलिस स्टेशन ऑल ओवर द सिटी टू ट्रैक देम डाउन। जितनी भी सिटीज हैं अपने, हर सिटी में पुलिस वालों के जितने भी क्या है स्टेशन से पुलिस स्टेशन, सब में नोटिस चिपका देना चाहिए इन लेडीजों के खिलाफ, ताकि उनको ट्रैक देम डाउन, ट्रैक कर सके। ठीक है, दूसरा एक्शन क्या है, दूसरा एक्शन ये है, द पुलिस शुड हैव सेपरेट टीम टू ट्रैक डाउन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है, पहले से डिक्लेयर्ड ऑफेंडर बोले तो एक्यूज, जो पहले से डिक्लेयर्ड ऑफेंडर हैं उनको ट्रैक डाउन करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको ट्रैक डाउन करने के लिए अलग अलग टीमें बना देना चाहिए पकड़ने के लिए। तो क्या ठीक है, सारे पुलिस स्टेशन में नोटिस चिपका के उनको ट्रैक करो, या टीमें बना के फटाफट से उनको पकड़ो? टीम बना के पकड़ो, हाँ निश्चय। दोनों ठीक क्या है, हाँ दोनों कॉपी भी, ये बात कौन सी सर कॉपी कौन की, हाँ अदिति दोनों देखिए, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन लिखा क्या था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बोले तो इन्वॉल्व है सर, ये ऑफेंडर वो वाले नहीं, सच में मतलब तुम्हारे लिए यहां से ले तो गई है, अब ले जाने के बाद वो वहां रुकेगी, तुम्हें छोड़ के फिर से कहां आई,
बात पे तो फिर से कौन सी दूसरी बंदी पे इनका निशान है, फिर से देखेंगे कोई सी सॉफ्ट बंदी कौन सी, दादी को जगह कैसे। अब की बार क्या खिलाया, लड्डू, अब की बार कतली। क्या कह रही तो जो वो तो तुम्हारे तुमसे बातचीत करके पता लगाएगी ना बेटा आपका क्या, उनके पास एक आइटम थोड़ी पूरा बैग इसी आइटम का है, तुम तो बस यस करो, यस मुझे ये पसंद है तुरंत निकले, और नहीं निकलेगा तो उधर टॉयलेट करने जाएगी, दूसरा बंदा खड़ा है। बेटा एक बंदा थोड़ी नहीं हो, फिर से छोड़ के इनको कहाँ, मुंबई, फिर से किधर, अरे तो ये चल रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अगर हमने इस बंदी को टीम बना के पकड़ा बरेली में पकड़ के टीम बना के, क्या फायदा हुआ? क्राइम तो चल रहा था महाराष्ट्र, बंदी सारी महाराष्ट्र, ये यहाँ पे। और तुम्हें पता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई केस होता है ना तो इजीली सॉर्ट आउट होता है। इसको पता है सुशांत सिंह का केस लोग देख चुके हैं। जब सुशांत सिंह के केस में विनय तिवारी नाम का एक एसपी भेजा गया था कहाँ पे, महाराष्ट्र, इस केस को खुलासा करो, 14 दिन क्वारंटीन करा गया, जबकि वो यहाँ की रिपोर्ट लेके गया कि मुझे कोविड नहीं है। लॉ क्या कह रहा है, नाउ यू आर इन महाराष्ट्र, इट्स नॉट योर बिहार, नाउ आई विल डिसाइड क्या करना है। कुछ नहीं हुआ, 14 दिन क्वारंटीन। एसपी कहाँ का है, बिहार में है तू, यहाँ कौन है, एक नॉर्मल सिटीजन, अब कोई डेजिग्नेशन नहीं तेरे को, भाई तेरी डेजिग्नेशन कहाँ पे, जहाँ तेरी ज्वाइनिंग है वहाँ के बाद क्या है, एक नॉर्मल सिटीजन है, अब वही करेगा तो यहाँ पर लॉ है। और उसमें 14 दिन में तुम्हें पता है 14 दिन में तो क्या से क्या हो जाता है, फिर उस केस की ऐसी धज्जियां होंगी, मैं मान इसमें ये तो पता ही नहीं कि सच क्या था, मान के चलो अगर कोई क्राइम ऐसा होता जिसको छुपाया जाना था तो 14 दिन कितने होते हैं किसी क्राइम को छुपाए जाने के, बहुत ज्यादा होता है, उसका एक एक सबूत मिटा के खत्म कर दिया जा सकता है। अब 14 दिन बाद उसको अथॉरिटी मिल भी नहीं तो क्या नया करेगा, जो मिलना था वो तो सब खत्म है, क्योंकि पहले से पता लगा कोई आया ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, तो जो भी XYZ चीजें वो सब ढूंढ के खत्म कर दी, कुछ नहीं। तो अगर ये बंदी यहाँ पकड़ भी ली टीम बना के तो उससे क्या होगा, लड़कियां वापस नहीं आ सकती, अगर आएंगी तो इतनी जल्दी नहीं। इस बंदी का क्या होगा, कोई साबित नहीं हुआ कि कौन है क्रिमिनल है, क्यों साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये तो साथ जा रही है, ये अपनी सीट पे बैठी है, अपनी सीट पे बैठी, ये तो वहां जाके अपना रूल दिखाएगी, लॉ दिखाएगी, और वहां पे भी इतना गंदा नहीं दिखाएगी, प्यार से ले जाएगी, छोड़ के बच जाएगी, बोला ना। तो अगर आप टीम बना के सिर्फ इनको पकड़ते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं, मतलब अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे, पुलिस ऑफिसर के काम करने के तरीके पे जाएंगे, अगर अपना दिमाग दौड़ाएंगे बेवड़ो वाला तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ मिल सकता है। मगर अगर आप लॉ जैसे काम करते हैं, आपको पता ना कि अपना लॉ इतना ऐसा है कि बहुत छोटा इंसान बेवकूफ बना देगा। क्राइम जो है, क्राइम करने वाले लोग लॉ को बहुत अच्छे से तोड़ना जानते हैं। अपने इंडिया का लॉ कैसा पता है, स्ट्रिक्ट तो है, ऐसा तो नहीं सऊदी में तुरंत हाथ काट दिया, पैर काट दिया, बहुत इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो इसके आप देखेंगे कि इन लोगों को पकड़ने से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। आप क्या करो, इनकी ट्रैकिंग करा करके, पूरे के पूरे गिरोह के एक साथ में पकड़ सकते। मान लो ये एक लड़की का केस था, अगर ट्रैकिंग हो रही है तो ये केस इज्जत नगर में भी डील आउट हो रहा है, बदायूं में भी डील आउट हो रहा है, शाहजहांपुर में भी डील आउट हो रहा है, लखनऊ में भी डील आउट हो रहा है। मतलब हर जगह आपने नोटिस लगा दिए गए हैं कि इनको ट्रैक करो, तो पूरा एक गिरोह पकड़ा जा सकता है, एक बड़े लेवल पे काम हो सकता है। अगर आपने पहले से टीमें बना के सिर्फ इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं लगेगा। जो मेन ऑफेंडर है ना वो फिर भी बाहर हो जाए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वहां पे 2 बंदे पकड़ लिए। अब क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा अलर्ट हो, आप मेन जाइंट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो थोड़ा सा अगर आप लॉ के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पुलिस स्टेशन में ट्रैक डाउन करना सही तरीका है, क्योंकि ट्रैक डाउन करने से सिर्फ एक इंसान के बारे में पता लग रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में पता लग रहा है। और वो ग्रुप के बारे में पता लगेगा तो एक अच्छा अचीवमेंट हाथ में आएगा, जिसके बेस पे सरकार केस लड़ सकती है। एक इंसान के बेस पे कोई केस नहीं होता कि ना ये उस ग्रुप का आदमी, उसको साबित करने में जमाने लगते हैं।
से तो दूसरा कोई मतलब नहीं बनता, पहला क्वेश्चन इसका सही है। आगे है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैज टच्ड अ न्यू लो इन 1998 to 1999। देखिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्टर है उसमें क्या हुआ है, जो परफॉर्मेंस है किसकी, पैसा कमाने की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो कहां पहुंच गई, एक लो लेवल पे पहुंच गई। और वो लो लेवल पे कब पहुंची थी, 1998 1999, और आज भी वहीं पहुंच गई। मतलब जैसे मान लो एसबीआई है या मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, यहाँ से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। उस टैक्स में क्या हो गया, कमी आ गई, वो टैक्स उतना नहीं आ पाया जितना हर साल आना चाहिए। बोलो ना, गवर्नमेंट इतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाई जितना टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। और ये जो लो लेवल है, ये उस लो लेवल को टच कर गया जितना लो लेवल 1998 में 1999 में हुआ था। आज 25 साल हो गए, तो आज जो टैक्स इकट्ठा होना चाहिए अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया जो आज से 25 साल इकट्ठा हुआ करता, तो भारत सरकार की ये दुविधा की बात है, कंसर्न तो है ही, कुछ तो एक्शन ले। तो क्या एक्शन ले, पहले एक्शन ये है ईच एंड एवरी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट शुड बी प्राइवेटाइज। जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जहां से लॉस आ रहा है सबको प्राइवेट करो। दूसरा एक्शन क्या है, मैनेजमेंट अपग्रेडेशन एंड टोटल मैनेजमेंट शुड बी एम्फसाइज्ड। गवर्नमेंट क्या करे, मैनेजमेंट को अपग्रेड करे जहां से लॉस हुआ है, और दूसरा क्या करे, बात एम्फसाइज करे। एम्फसाइज का मतलब हर मीटिंग में जोर दे, मैंने बताया एम्फसाइज में जोर देना, बार बार उस डिपार्टमेंट को फोकस किया जाए, जोर दिया जाए, हर मीटिंग में उसको बात को रखा जाए कि इसमें लॉस हुआ है, इसकी हम क्या कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही है, समझ में आ रहा है ना। हर चीज को प्राइवेट करने का मतलब है एक आम नागरिक से उसके जीने का अधिकार चाहिए। आपको पता है ना कि रेलवे डिपार्टमेंट अगर जिस दिन सरकारी से प्राइवेट हो गया, आपको पता है क्या होगा, लाखों लोगों का रोजी रोटी छिन जाएगी। क्योंकि आज भी हजारों आदमी डेली अप डाउन करता है ट्रेन से, क्योंकि सस्ता है, और डेली ट्रेन से अप डाउन करके, जैसे मान लो बरेली से आपकी इंटरसिटी जाती है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ डेली बरेली से दिल्ली जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, चाहे वो 3 दिन काम कर रहे हैं 3 दिन रेस्ट करते हैं, मगर फिर भी वो अपना बिजनेस वहां से करते हैं। उनको पता है क्योंकि आना जाना सस्ता है। अगर वही प्राइवेट में चला गया तो बहुत महंगा हो जाएगा, हजारों आदमी को रोजी रोटी चलाने में मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भारत सरकार का एक फर्ज बनता है, हम आपके नागरिक का आपका फर्ज बनता है कि हमारे लिए सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी। पहले भी हम लोग इतने ज्यादा फैसिलिटेट नहीं, अगर और कंट्रीज की बात करें, और कंट्रीज में आपको पता है मेडिकल चेकअप पूरी तरीके से फ्री, एक बार आपको 10 साल तक टैक्स भरना है, कोई भी आप सरकारी नौकरी करें प्राइवेट नौकरी करें, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू पे द टैक्स upcoming 10 years. After 10 years, until you are alive, you will be facilitated on the behalf of the government, whether you are sick or not. On a regular basis, you would be checked, examined by the experts, whether you are sick or not. Doesn't mean a special team will come to you and they will examine you. हर बार होगा until you are alive. इसीलिए यूएस में डेथ रेट बहुत कम है और लाइफ बहुत ज्यादा है। जो एवरेज लाइफ है वो 90-95 कॉमन है। मतलब 80 साल का आदमी तस्वीरों में डांस करते हुए अब दिख जाएगा, पॉप में डांस करते हुए तस्वीरों में जुआ खेलते हुए। 80 से 85 साल का आदमी एवरेज एज है, जहाँ पे हम लोग कवर में चले जाते हैं वहां पे वो लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मेडिकल चेकअप एवरी वीक हो रहा है। लोग टीम आ रही है, जांच करके जा रही है, आप फिट नहीं है उठा के ले जा रही है, और सारा खर्चा कौन उठा रहा है, सरकार उठा रही है। अपने इंडिया का आपको पता है क्या सिस्टम चल रहा है। तो कम से कम भारत सरकार अगर इतना न कर पाए तो सरकारी चीजों को प्राइवेट तो न करे। प्राइवेट करने से क्या होगा, जिन लोगों के हाथ में जाना उनको पैसा कमाना फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी कंपनियां जो फोन चलाने वाली कंपनियां, आपकी रिचार्ज वाली कंपनी, आपको फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम रिचार्ज 200 रुपए का, औकात तो कराओ नहीं, घर पे बैठो, कौन मना करे। मगर यही चीज सरकार अगर इसको रन करती है प्रॉपर से तो क्या होगा कि चलो ठीक है 20 रुपए का भी रिचार्ज मिलता है, कि अगर आपको ज्यादा नहीं है 20 रुपए का रिचार्ज करा के काम चला सकते, बस एटलीस्ट कॉल आएगी। और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क पड़ता है, हमें पैसा कमाना है, हमारा सर्विस यूज करना है, हमें पे करेंगे, छूट नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर प्राइवेट में अगर सारी चीज चलती चलेगी तो एक दिन तो ऐसा हो जाएगा कि फिर नॉर्मल इंसान जी नहीं पाएगा जिंदगी। सरकार एक लिमिट रखती है कि इस एज से ज्यादा हम इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाते तो आम जनता को दिक्कत हो सकती है।
नॉर्मल इंसान है, तो क्या करें? प्राइवेट नहीं करना चाहिए। क्यों? आम जनता परेशान हो सकती है इससे। क्या करो? आप अपग्रेड करो मैनेजमेंट। मैंने मान लो लॉस आया तो क्या हो गया? तो एम्प्लॉय खराब है या फिर आपका सिस्टम खराब है। आप सिस्टम को पुराने सिस्टम हटाओ, नए सिस्टम लगवाओ, आप पंचिंग मशीन लगवाओ, एम्प्लॉय ऑन टाइम आए, आप वहां पर रिसोर्सेज लगवाओ, एम्फेसाइज करो उसको, उसकी आरएनडी करो, जोड़ दो उसको। क्यों ऐसा हो रहा है? इन्वेस्टमेंट करो उसको। सबसे बढ़िया क्या है? मैनेजमेंट अपग्रेडेशन, मैनेजमेंट को अपग्रेड करो। अरे एप्लीकेशन लॉन्च करो, मैंडेटरी करो, भाई टैक्स भरना है जैसे अभी करा है जीएसटी का। सही है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अभी से रिलेट कर रहे हैं। द टेररिज्म इज अगेन रेजिंग इट्स हेड, दिस टाइम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, चाइना's hand behind this scenes is obvious। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल अपने इंडिया के पार्ट, तो अभी 5 पार्ट में 2 पार्ट में नॉर्थ और ईस्ट में ऐसा देखा गया है कि टेररिज्म फिर से अपना सर उठा रहा है और इसमें चाइना का हाथ नजर आ रहा है कि चाइना इनको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब भारत सरकार के एक्शन है, पहला एक्शन है इंडिया शुड अपील। बेटा इंडिया की जब भी बात होगी भारत सरकार की बात होगी, ठीक है? भारत सरकार बोले राइट, इंडिया थोड़ी नहीं जाएगी, इंडिया क्या है? हाँ तो भाई भारत सरकार की बाय डिफॉल्ट बात होगी। ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जब भी नाम आया मतलब बाय डिफॉल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। तो इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अपील टू यूएनओ। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ क्या मतलब इसका? आपसे तो पूछ रहा हूँ क्या मतलब, क्या करता है? सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी देशों का एक तरीके से असेंबली है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल और 10 नॉन परमानेंट। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना और दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा हो तो उसे रिसॉल्व करना। युद्ध से अगर युद्ध नहीं चल रहा हो तो बाकी काम उसके जो है वो कर रहा है, जैसे WHO है, हेल्थ सेक्टर के लिए यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WTO है, वर्ल्ड बैंक, IMF। क्या काम है यूएनओ का? वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। कंट्रीज के बीच में या फिर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करना। क्या करता है यूएनओ? देखिए जो यूएनओ अपना वो क्या काम कर रहा है, मान लो किसी कंट्री ने, जैसे अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, आपको पता है यूएस किसकी तरफ है? इजराइल ईरान से खिलाफ चल रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो ये मान के चलता है कि ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। यूएनओ जो है वो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है भी तो आप किसी को इंटेंशनली थ्रेट कर रहे हैं तो जिस कंट्री की वो चीज नहीं है वो दब जाएगा। अगर ऐसे हर कंट्री दबता चला जाएगा तो एक दिन समाज में एक पूरे वर्ल्ड में अराजकता फैलेगी। इसलिए इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है कि अगर इंटेंशनली कोई आपको थ्रेट कर रहा है बिना आपकी कोई कमी के, तो उसके खिलाफ, उस स्पेशल कंट्री के खिलाफ जो यूएन के और कंट्रीज है वो उस पर दबाव बनाए। तो अब तुम्हारी पावर 5 गुना होगी, तुम अब अकेले नहीं हो, यूएनओ तुम्हारे साथ है। अब ये कंट्री को मजबूरन दबना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएनओ बोल रहे हैं एक कंट्री से तो दबेगा नहीं, अब सारे कंट्री इकट्ठे हो गए, अब इसको दबना पड़ेगा। इसीलिए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च करा तो आपको पता है जो अजीत डोभाल हमारे एनएसए हैं वो लगातार सारी कंट्री के एनएसए से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के पीछे गल्फ कंट्री 55 गल्फ कंट्री थे 55। अगर कोई ऐसा एक्शन लेते जिसमें पब्लिक की जान हानि होती, मान लो ऑपरेशन सिंदूर अगले दिन लॉन्च किया जा सकता था, लाहौर को उड़ा देते, पूरे पाकिस्तान को उड़ा देते, दिक्कत क्या है? मगर पाकिस्तान को क्यों उड़ा दिया जाए? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में टेररिस्ट हो गई है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी हमारी जैसी, सारी आबादी हमारी जैसी। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं टेररिस्ट का टी क्या होता है। और अगर वो मारे जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? भारत सरकार होती है। क्यों भाई? टेररिस्ट स्पेसिफिक लोग हैं 100, 50, 500, उनकी वजह से इतनी बड़ी आबादी का नरसंहार क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? एनएसए इस बात का,
यूएनओ इस बात में बहस करें कि सर आपको ये एक्शन नहीं लेना चाहिए। यही दिन लग गए थे इसमें क्या कि आपको 14 से 15 दिन लगे थे ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने। सारे एनएसए से बात करके इस बात का डिसीजन आया कि ठीक है अब 8 ठिकाने हैं, इनकी खुफिया जानकारी हम दे रहे हैं, तो 8 ठिकानों की खुफिया जानकारी सिर्फ एक कंट्री ने दी है, सारे कंट्री ने मिलकर के सारी जानकारी दी कि भाई 8 ठिकाने जहां टेररिस्ट है इनको उड़ाओ आप, जिससे जनहानि नहीं होगी, आम जनता नहीं मरेगी। तो आपने पता है 9 मिनट में उन्होंने 8 ही ठिकाने उड़ाए जहां आतंकवादी थे। इससे पूरी जनता का विनाश नहीं हुआ, एक मैसेकर नहीं हुआ एक बड़े लेवल में, और होना भी नहीं चाहिए। अगर यूएस एक सुपर पावर कंट्री का ये मतलब थोड़ी नहीं इंडिया को दबाएगा, अगर दबाएगा तो यूएनओ है वहां पर हम जाके अपील करेंगे तो हमारे साथ जितनी और कंट्री हैं 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से अच्छे सुपर पावर कंट्री हमारे साथ खड़े होंगे और उससे पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, अगर या तो मान जाए फिर हम अटैक करें। इससे क्या तालमेल मिला हुआ है, वरना जिसके पास बॉम्ब है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, ऐसे तो किसी को जिंदा नहीं रहने देगा, हर दूसरे दिन धमकी कि हमें टैक्स पहुंचाओ उड़ा देंगे, मतलब हम तो फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये काम करते हैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है इंडिया जाए और यूएनओ से अपील करे हेल्प, पहला एक्शन ये है। दूसरा एक्शन ये कहना है इंडिया को एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए इसके बारे में, और उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज को क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए कि चाइना क्या है, एक मिलिटेंट स्टेट है। आज कहना चाहिए इंटरनेशनल बॉडी से कहना चाहिए कि इंडिया एक मिलिटेंट स्टेट है, इसको डिक्लेयर कर दो, एविडेंस है मेरे पास। तो कौन सा एक्शन लिया है? सेकंड, क्योंकि बेटा अपील कब की जाती है? विद एविडेंस। ध्यान रखो, जब तक एविडेंस नहीं अपील का कोई मतलब नहीं। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, अपील होते तो याचिका प्रार्थना पर कि सर मेरी बात सुनो, मुझे दबाया जा रहा है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरी ये जमीन है, इस जमीन का इलीगल कब्जा है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि मेरी जमीन मुझको दी जाए, इसको अपील हो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं इंसान, क्यों करता है? क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट है, इलीगल तरीके से कब्जा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जमीन मुझे वापस दी जाए। तो अपील बोले तो डॉक्यूमेंट, विटनेस है, आपके पास एविडेंस है। मोदी जाके अपील कर रहे हैं और हो सकता है चाइना का हाथ ना हो, ये डिक्लेयर हुआ है कि चाइना ने इसके पीछे, ये तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना का हाथ हो सकता है। अगर ये डिक्लेयर होता कि चाइना करा रहा है, इट्स ओके, अपील करो, मगर क्या बताया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, चाइना का हाथ नजर आ रहा है। ऐसा बोले तो कोई क्लियर नहीं है कि चाइना ही करा रहा है, और अगर चाइना नहीं करा रहा, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो अपील कर रहे हो। इससे एक राष्ट्र की, एक नेशन की रेपुटेशन का सवाल है। भाई एक कंट्री, एक इंसान नहीं है, वो कंट्री है, लोग उससे तालमेल खत्म कर सकते हैं, उसकी और कंट्री में वैल्यू डाउन हो सकती है, इमेज डाउन हो सकती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो बिना एविडेंस के? सबसे पहला काम क्या है, आप क्या करो, एविडेंस कलेक्ट करो, उसके बाद आप इंटरनेशनल बॉडीज से बात करो। ठीक, सेकंड वाला ठीक, आगे आओ। अच्छा क्वेश्चन है आज के सबसे ट्रेंडिंग है। Doordarshan is concerned about the quality of its program, particularly in view of stiff competition it is facing from Star and other satellite TV channels, and is contemplating various measures to attract talent for its programs. आपको पता है डीडी दर्शन क्या है? डीडी क्या है? कौन सा चैनल है? सरकारी, बस यही खासियत, और कोई खासियत नहीं। बाकी सारे चैनल कैसे हैं? प्राइवेट। तो कलर्स हो गया आपका, सोनी हो गया, सोनी मैक्स हो गया, एंड पिक्चर्स हो गया, ये सारे चैनल और भी हैं। दूरदर्शन भी उनमें से एक चैनल है, मतलब दूरदर्शन सरकारी चैनल, ये स्पेशलाइजेशन है, और कोई स्पेशलाइजेशन। तो बताओ कपिल शर्मा का शो कौन सा चैनल पे आता है? प्राइवेट ही, चैनल का नाम सोनी, सोनी है कलर्स, सोनी, सोनी, सोनी मैक्स, ठीक है, बिग बॉस कलर्स है, सही ना? तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिटर है किसके? दूरदर्शन। तो जितने भी प्राइवेट चैनल्स वाले हैं वो अपने पास अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराते हैं, इससे दूरदर्शन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब वो ये समझ नहीं पा रहा, वो ये सोच रहा है कि यार मैं अपनी तरफ कैसे अपना लेवल बढ़ाऊं, मतलब अपना प्रोग्राम लेवल कैसे बढ़ाऊं। तो आपको पता है जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं वो सेलिब्रिटी को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं ताकि आप हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ
करोगे तो क्या टीआरपी बढ़ेगी। तो बता चैनल क्यों अपने यहाँ पैसा देते हैं, कपिल शर्मा को सोनी वाले पैसा देते हैं कि हमारे शो पे हमारे चैनल का काम है। चैनल प्रमोट होगा तो क्या हो जाएगा, व्यूअर बढ़ेगा तो एड्स स्पॉन्सरशिप एड्स, सही है ना। तो अगर मुझे पता है कि एक बार में सोनी चैनल को 1 करोड़ इंसान देख रहा है, टीआरपी बोले तो व्यू का रेट बोलो ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, इसको टीआरपी बोलते हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जो है वो मुझे पता लगे कि सोनी को 1 करोड़ लोग देखते हैं एक बार या 10 करोड़ लोग देखते हैं, अब वहीं पे दूरदर्शन को 3 लाख लोग देखते हैं। तो मैं अपने चैनल अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना चाहूँ तो मुझे पता है कि एक बार में मैं अपने प्रोडक्ट को 10 करोड़ लोगों को दे सकता हूँ। तो मैं बट ऑब्वियस बात है मैं क्या करूँगा, इसको क्या दे दूंगा, टास्क दे दूंगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट तुम करो। अब 30 सेकंड का 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट, अब आपको पता है आपको हर हफ्ते कराना है, हर घंटे में 1 बार कराना है, घंटे में 2 बार कराना है, 2 घंटे में 1 बार कराना है, वो तुम डिसाइड कर लो, उस हिसाब से पैसा दो। तो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए दे जाती है। ये कपिल शर्मा को कितना देना, 4 करोड़ 6 करोड़ महीने, और कमा कितना था, अरबों रुपए कमा, क्योंकि एडवर्टाइज कंपनी मतलब छोटी मोटी कंपनी थोड़ी नहीं, मतलब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा का इतना बड़ा कंपनी है, आपका पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी है, ये पैसा देके, सेंसोडाइन इतनी बड़ी कंपनी है, पैसा देके बड़ी डिटर्जेंट, पता ना, कोने कोने से स्वाद ढूंढ लेते हैं, उनसे रजनीगंधा कहलाता है, इतना बड़ा ब्रांड है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, डू यू वांट टू एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइज से पैसा कमाना है। तो अब ये क्या है, दूरदर्शन को काम नहीं मिला, आपको पता है कलर्स बिग बॉस दूरदर्शन पे तो आता नहीं, कपिल शर्मा दूरदर्शन पे जाते हैं क्योंकि सरकार इतना पैसा नहीं देती, और प्राइवेट सेक्टर में यही फायदा है, क्या अपने हिसाब से पैसा देकर अपनी कमाई करना। अब दूरदर्शन परेशान हो रहा है, क्या कर सकता है, तो ये कह रहा है कि इस परेशानी से उभरने के लिए in an effort to attract talent and the Doordarshan has decided to revise its fee structure for the artists। ये कह रहे हैं कि टैलेंट को अट्रैक्ट, टैलेंट का मतलब स्पेशली कहाँ पे, यहाँ पे आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दूरदर्शन ने डिसाइड किया है कि अपने फी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, रिवाइज चेंजेस करेंगे। बट ऑब्वियस बात है भाई, तुम ज्यादा फीस दोगे कपिल शर्मा दूरदर्शन को पड़ जाएगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पैसा मिलना चाहिए, उनसे रिश्तेदारी थोड़ी नहीं है सोनी वालों से, सोनी वालों से रिश्तेदारी किसकी, सोनी मैक्स की, सूर्यवंशम से, ठीक है, सोनी मैक्स अगर चैनल खोलोगे सूर्यवंशम ना है ऐसे इम्पॉसिबल, परमानेंट मूवी उसको आती रही, मतलब एकदम से रिश्तेदारी वाला मामला, सूर्यवंशम आना ही आना है, किस पे, सोनी मैक्स के अलावा और दिखेगी, या तो सुबह या शाम एक बार चलती है, मतलब सबसे जबरदस्त मूवी, एक ही मूवी में सारे शादी हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, बड़ा हो गया, और दादा के पास पहुंच गया, और लड़की कलेक्टर भी बन गई, एक ही गाना हुआ है, कोरे कोरे सपने थे, एक गाने में सब कर्म कुकर्म करके बाहर आया, हॉस्पिटल भी बना के खड़ा कर दिया, लड़का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कलेक्टर बन गई, और गाना खत्म। ये खासियत देखेगी आपको। अब क्या दिख रहा है आपको, तो ये क्या करें कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी फीस में क्या करें, रिवाइज करें, पहला एक्शन ले जिससे कमाई बढ़ जाए। दूसरा एक्शन क्या है, the fee structure should not be revised until other electronic media also revises। तब तक ये फी स्ट्रक्चर रिवाइज ना करें जब तक और कंपनी रिवाइज नहीं करे। सर सेकंड पहले बताया, कंपैरिजन ऑलवेज क्या होता है, रॉन्ग, इसमें कंपैरिजन है, यही तो बताना चाहूँ, आपको देखना ही है, दूसरी कंपनी जब तक रिवाइज ना करे तब तक आप मत करो। लेकिन सब आप पहले कॉस्ट में चल रहे हैं तो फिर हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर, रिवाइज का यहाँ भी एक तो निकल रहा है कि हम उससे बढ़ाएंगे कॉस्ट को। कभी कभी दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता, मगर क्या ही करना पड़ता, पढ़ना सर दोबारा, कहाँ पे लिखा है हम लॉस में चल रहे हैं, लिखा है सेंस यार, कैसी बात कर,
बाबा रामदेव की कंपनी लॉस में नहीं चल रही और ये फेस कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपटीशन कैसे करें, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिक नहीं रहे, प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिक जा रहे हैं। ये उनका कंसर्न है। सेंसोडाइन ज्यादा बिक जा रहा है, पतंजलि नहीं बिक रहा है, ये कंसर्न है इसका। ये बिल्कुल मतलब लॉस में कहीं नहीं लिखा लॉस में। वो तो ये कह रहा है कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो इस बात को फेस कर रहा है कि स्टार नहीं आ पा रहा है उसके पास, कहीं नहीं लिखा लॉस। बस इतना है कि मुझे कंपटीशन को ब्रेक डाउन करके आगे जाना है, कंपटीशन से और ऊपर जाना है, लोग मेरी तरफ आए। अब मैं क्या करूं? बताओ किस बात है कि जिनको पैसा कम दिया जाता है उनको क्या देना। अब ये कह रहे हैं तब तक पैसा मत बढ़ाओ जब तक और कंपनी बढ़े। अरे और कंपनी से तुम्हें क्या लेना देना, और कंपनी ने बढ़ाया तुमने नहीं बढ़ाया, तभी तो तुम भीख मांग रहे थे, बोलो ना, तभी तो तुम फेस कर रहे हो प्रॉब्लम। तो कंपटीशन फॉरएवर, कंपैरिजन फॉरएवर क्या होता है? गलत होता है। तो और कंपनी से हमें क्या मतलब? तो पहला क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड एफर्ट्स has decided to revise its fee structure। आप फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। आओ आगे। अच्छा क्वेश्चन है, अभी वाला लिंक करेगा वो एक बाबा रामदेव का बताना। The sale of a particular product has gone down considerably, causing great concern to the company। मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो पतंजलि की कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए, किसी वजह से सेल डाउन हो गई, कंसर्न तो है। तो क्या करें बाबा रामदेव, क्या करें? द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल। राइवल समझते हो ना, व्हाट अपोनेंट, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को स्टडी करना चाहिए मार्केट में। जो भी पतंजलि का कॉम्पिटिटर है, जैसे पतंजलि का कच्ची घानी आ रहा है, वेलकुलू का भी आ रहा है, वेलकुलू का ज्यादा बिक रहा है, पतंजलि का कम बिक रहा है। अब वो क्या करें? पहले एक्शन क्या है कि हमने राइवल प्रोडक्ट की क्या करें मार्केट में स्टडी करें। दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड द क्वालिटी बी इम्प्रूव्ड। बाबा रामदेव कहते हैं क्वालिटी बढ़ा दें, प्राइस घटा दें। दूसरा तरीका ये भी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सेकंड सही है, अगर क्वालिटी घटा दो, क्वालिटी बढ़ा दो, प्रोडक्ट घटा दो, रेट घटा दो, तो भी तो जम पाएगा नहीं है। प्राइस कितना कंपटीशन पता किसके चल रहा है मार्केट नहीं। एक जनरल बात, अगर हम इस बात को माने क्वालिटी बढ़ा दो, पैसे घटा दो, तो भी तो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसकी बात वो कह रही है पता नहीं ना कि यही प्रॉब्लम है। बेटा यहाँ लिखा थोड़ी नहीं है कि सेल डाउन क्यों हुई, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव अप्रोच है। तुमने दिमाग दौड़ाया है, एक काम करो, क्या क्वालिटी बढ़ा दो, पैसे घटा दो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव अप्रोच। लिखा कहीं नहीं कैसे कि क्वालिटी डाउन होने की वजह से, पैसे ज्यादा होने की वजह से डाउन आया। जब ये बात लिखी नहीं है, तुमने अपने हिसाब से लिखी, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। तुम्हें कैसे पता कि यही वजह है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई गुमराह करा देगा, कोई रूमर फैल गई। कई सारे प्रोडक्ट में रूमर फैल जाती है, हड्डी किसकी आ रही है, या मान लो सुअर की चर्बी आ रही है, कई सारी चीजों में आ जाता है ये। या मान लो मछली का तेल आ रहा है, ऐसा सुना गया, कई सारी दवाइयों में ऐसा पाया गया। मतलब मुझे तो नहीं पता, मतलब कई बार ऐसा रूमर्स हुई। मान लो कोई वो है, अभी बीच में रूमर्स हुई थी कि वो रसोई का आटा आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, प्लास्टिक किसकी आ रही है। अब आदमी टेंशन में आ गया, भाई प्लास्टिक जाएगी अंदर, मुझे कैंसर हो जाएगा, मर जाऊंगा, एक काम करो उसको खरीदना मत करो। तो हो सकता है रूमर फैल गई। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये वजह है कि प्राइस ज्यादा है, क्वालिटी डाउन है? इस बात का जिक्र तो कहीं नहीं है क्वेश्चन में। और जब जिक्र नहीं है तो कौन सी अप्रोच लेंगे? सब्जेक्टिव अप्रोच तो बहुत सारी हो सकती है, तुमने अपनी मर्जी से अप्रोच उठाई है, और वो हमेशा क्या होती है, गलत होती है। आपको पता है ऐसे ही टेकल करना, यही इंपॉर्टेंट बात है। कंपैरिजन और सब्जेक्टिव अप्रोच फॉरएवर गलत है। जब इस बात का जिक्र ही नहीं है कि क्वालिटी खराब है, तुम अपनी मर्जी से कैसे सोच सकते हो? तो क्या करें, राइवल प्रोडक्ट की क्या करें, स्टडी करो कि ये लोग मार्केटिंग कैसे करते। आप देखेंगे कि आपने देखा जवान मूवी के साथ क्या हुआ था,
शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों को थोड़ा सा काम मिलना बंद हो गया है। इसमें पॉलिटिक्स भी थोड़ी, ठीक है। तो आपने देखा शाहरुख खान ने क्या करा, अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस से मूवी लॉन्च करी सवाना। वाइफ कौन है, उसकी प्रोड्यूसर है। तो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, खुद की कंपनी बना के, जैसे कि कौन सी यशराज चोपड़ा, उन्होंने खुद की मूवी लॉन्च करी। अब उसकी इसको ब्रांडिंग करना थी। आपने सोचो उसने बिस्लरी से क्या करा, टेंडर, बिस्लरी को टेंडर दे कि आप एडवर्टाइज करो। सोचो किस लेवल की ब्रांडिंग करें। अब बोतल पे देख रहा था जवान का क्या स्टिकर, पता होगा। ऐसा ही लोग तो कह रहे हैं हमको पानी नहीं खरीदा, हमको कहीं जाते नहीं। अरे अभी 2-3-4-5 महीने पहले जवान मूवी आई थी, तो आप लोग देख रहे थे बिस्लरी की बॉटल पे जवान का एडवर्टाइज दिख रहा था। क्या दिमाग दौड़ा है। और हर बंदे के दिमाग में था कि भाई जवान मूवी देख के आना, जवान मूवी देख के आना। और वो इतनी हिट हो गई कि उसने बाहुबली वगैरह सारी मूवी को बीट करके 1100 करोड़ रुपए की कमाई कर दी। बाहुबली का प्रोडक्शन कितना था, 750 करोड़ रुपए का। कुछ नहीं है मूवी के अंदर ऐसा खास जो तुम देख के ये को बस। जबकि मुझे लगता है बाहुबली मूवी जैसी अभी तक मार्केट में ऐसी मूवी नहीं है कि बाहुबली मूवी में दिखाया गया। काफी हद तक बहुत अलग लेवल की वो दिखाई गई है चीज। उस जैसी मूवी को, इतनी अच्छी मूवी को बीट करके वो वहां पहुंची, किस वजह से? ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट। आप सोचो कुछ नया हो ना हो। अब तुम देखो कि दिमाग क्या दौड़ा है उसने कि एक ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो सस्ता हो और हर बंदे के हाथ में। हमें पता है पानी की, और हर बंदे की डेली नीड होती है पानी की बोतल। क्या दिमाग की कमी है? पानी की बोतल पे एडवर्टाइजमेंट, वो सस्ती है, 20 रुपए की बोतल है, हर इंसान की डेली की नीड है, बस जरूरत देखिए एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की हमारी कमी आ रही। तो हम क्या करें, राइवल प्रोडक्ट को ये देखो एडवर्टाइज कैसे करें, वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा, इसीलिए मेरे प्रोडक्ट डाउन जा रहा है। क्वालिटी कहाँ पे? क्वालिटी का तो कोई मैटर ही नहीं है। लोगों के दिमाग में इतनी बार जवान मूवी सेट हो गई थी, बस रिकॉर्ड हो गई। एडवर्टाइजमेंट मैंने पहली बार एडवर्टाइजमेंट में देखा, मुझे शॉक हुआ कि क्या तरीका लगाया है। प्रेस में लिटरली मैंने इससे पहले ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा आज तक कि पानी की बोतल की मूवी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से नहीं करते, उसका लेवल ही वो बनाते हैं। लेवल में जवान छपा के आराम से दूध छपी। कौन है हीरो? अरे तो मेन लीड थोड़ी है। कौन? नयनतारा। सबसे अच्छी वो है उसका वो दिखा रहे थे, कौन का दिखा रहे थे? नयनतारा। तुम्हें पता ही मूवी देखने लौंडे को जाता दिख रही थी ठीक ठाक, समझ लो। तो क्या ब्रांडिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने राइवल प्रोडक्ट की क्या करना चाहिए, स्टडी करो कि वो क्या कर रहे हैं। आपको पता है वीवो और कौन सा ओप्पो 2000 करोड़ रुपए की क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग, वीवो और ओप्पो ने। और एक ऐसा समय आ गया हर दूसरी लड़की के हाथ में वीवो और ओप्पो था। क्यों? उन्होंने क्या डाल दिया, इतना एडवर्टाइज कर दिया कैमरे का कि इसका जवाब नहीं। अब मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा, सही सेंस में कह रहा। उसकी क्या बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका। आप सोचो कि क्वालिटी घटा के बढ़ा दें, मतलब क्वालिटी बढ़ा के पैसा घटा के, सर लॉस में चली जाएगी, प्रॉफिट भी करना है और प्रोडक्ट सेल भी होना चाहिए। तो क्या करना है, R&D करना है। अपोनेंट की R&D करना है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट हाई लेवल पे। ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी, सबसे घटिया जो आपको लेना है, सही है। आगे आते हैं। There is a substantial increase in the number of accidents causing death and severe injury due to malfunctioning of the traffic signals. तो आपको पता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनमें मैलफंक्शनिंग हो रही है। जब रेड होना चाहिए तो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होना चाहिए तो रेड हो जाता है। लोगों को पता लग रहा है ग्रीन में तेजी से निकलना, पता है रेड होना नहीं चाहिए। अब क्या करें, इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों की डेथ तक हो जा रही है और सीवियर इंजरी, सीवियर पता है ना, बड़ी गहरी इंजरी हो जा रही है और डेथ हो जा रही है। अगर आप एक ऑफिसर, आप क्या एक्शन लेंगे? द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सनल। आपको पता है इस पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी डिफेंस में इंसान काम करता है उसको ये पर्सनल नाम से बोला है। एक तो होता है पर्सनल, वो कौन सा वाला, डोंट टेक इट पर्सनली। तो इसकी स्पेलिंग में उसकी स्पेलिंग में क्या फर्क है, NAL और यहाँ पे एक बार आता है, यहाँ E आता है या N आता है, पर्सनल।
तो पर्सनल इस पर्सन का मतलब क्या है, पर्सनली, और इसका मतलब क्या है, पर्सन। यानी सीआरपीएफ, आरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस का, आर्मी का कोई भी बंदा है, जवान है, वो जवान बोले तो वो वाला जवान बोलो, सोल्जर, तो सोल्जर के लिए वर्ड यूज होता है, सही है। तो ये कह रहे हैं तुरंत से क्या करो, ट्रैफिक पुलिस तुरंत से क्या है, जैसे मान लो आप टीआई है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, आप टीआई आप क्या एक्शन लेंगे, तो पहले एक्शन तो ये कि तुरंत से एक बंदे को वहां पे क्या करो, तैनात करो, उसकी वहां पे वो ड्यूटी लगा दो, जंक्शन, जंक्शन समझते ना, वो वाला नहीं, रेलवे कौन सा क्रॉसिंग होती है, वो क्रॉसिंग किसी भी चीज की होती है, तो वहां पे एक बंदे को तुरंत लगा दो। दूसरा क्या है, द सिग्नल सिस्टम शुड इमीडिएटली बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। क्या होना चाहिए, यस, क्या एक्शन लोग ये मत करिए, लोग मर रहे हैं, ट्रैफिक, लोग मर रहे हैं तो बोल, इससे पहले क्या नहीं चाहिए, अब समझ में आ गया, दोनों ठीक है बेटा। सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसका, मौत का। जब कहीं डेथ की बात होने लगे तो भारत सरकार ये कहती है कि जितने पॉसिबल तरीके हैं और जितने पॉसिबल रिसोर्सेस हैं सबके सब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डेथ से बड़ा कोई केस नहीं होता, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा बदनामी हो सकती है। तो जब आपको पता है, जब नॉर्मली चोरी का पता नहीं लगा पाए तो तुम गरियाना शुरू कर देते, प्रशासन सो रहा था, जब डेथ होने लगेगी तो पता है क्या होगा, प्रशासन तो गया बाहर, शासन हो तो गवर्नमेंट की ऐसी लगा दे, क्या ही करेगी सरकार, लोग मर जाते हैं। तो जब डेथ की बात होती है तो जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेस हैं इमीडिएटली सारे के सारे अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे पास दो ही थे, हम दोनों अप्लाई करेंगे, तुरंत के तुरंत एक बंदे को वहां पे क्या करो, लगाओ और फटाफट से क्या कराओ, चेंज करो, दोनों एक्शन लेंगे। क्योंकि डेथ और सीवियर इंजरी का मामला, इसमें कोई आप क्या रिस्क नहीं ले सकते, जितनी पॉसिबल फैसिलिटी तुरंत अप्लाई होगी तो डेथ की होगी, इसीलिए उसने दिमाग स्विंग कर गया उसको, और डेथ की वजह से उसको कम हो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो अभी तक हमने आंसर दिया नहीं। Cost of paper has been increasing at a very high rate. Printing charges, railway freight and other transportation charges are also higher. मतलब रेलवे का चार्ज बढ़ गया, प्रिंटिंग प्रेस का चार्ज बढ़ गया, पेपर का चार्ज बढ़ गया। अब क्या करें, जो पब्लिक हाउसिंग है, जो पेपर छापते हैं, मैगजीन छापते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, उनके पास तो दिक्कत है, तो वे क्या करें। पहले एक्शन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड गिव एडेक्वेट सब्सिडीज सो दैट पब्लिक हाउसेस डू नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, सब्सिडीज दे देना चाहिए, सो दैट जो पब्लिक हाउसेस है वो क्या ना करें, रेट ना बढ़े। और आपको पता है क्या, पब्लिक हाउसिंग मतलब हमारा न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया है जो एक कम दाम में हर इंसान तक क्या पहुंचा सकता है, न्यूज़ पहुंचा सकता है। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे पाए गए जिनमें बिजली नहीं है। जब जहां बिजली नहीं है वहां तुम किस चीज की उम्मीद छोड़ दो, न्यूज एलईडी होती ना चलती है जिसमें न्यूज, टीवी, उसकी तो उम्मीद ही छोड़ दो। जब लाइट नहीं तो टीवी कौन लेगा, और आपको पता है टीवी अफोर्ड करना लोगों को बस की बात आज भी नहीं। तो न्यूज़पेपर क्या है, 5 रुपए का एक पेपर है, एक पेपर पहुंच गया एक गाँव में, एक मोहल्ले में, 2 पेपर पहुंच गए, पूरा मोहल्ला जागरूक हो गया। हर देखते हो ना, कोई सुबह पढ़ रहा है कोई शाम पढ़ रहा है, चिपके रखेंगे, क्योंकि एक ही पेपर 2 पेज करके पढ़ रहा है, 2 तुम पढ़ लो, 2 हम पढ़ लेंगे, 2 तुम पढ़ लो, तुम्हारे पास 19 में पढ़ लिया, लाभ हम पढ़ लिया, ऐसे नहीं पेपर। तो 5 रुपए में, 6 रुपए में, 4 रुपए में पूरा मोहल्ला अवेयर हो सकता है, गाँव अवेयर हो रहा है। अच्छा एक साधन है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप रेट में बढ़ाओ, इससे क्या होगा, लोग न्यूज़पेपर खरीदना उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है, पब्लिक हाउसेस should increase the price so that they could run their newspapers and magazines। दूसरा तरीका ये, रेट बढ़ रहा है, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो पब्लिक हाउस रोड पे आ जाए, इस वजह से वो अपने रेट बढ़ा ताकि वो लगातार चलते हैं। भाई लॉस में तो कोई हाउस नहीं चलेगा, तो अब क्या एक्शन ले रहे हैं, सेकंड रेट बढ़ा, सब्सिडीज वाला गलत है। गवर्नमेंट है क्या नहीं, मेरा गवर्नमेंट मसला गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। देखिए ये गवर्नमेंट से रिलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर रही, वो कह रही गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी तो क्या होगा? ये नहीं है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए तो पता है क्यों गलत होता? सुनो, तो ऐसे गलत होता जैसे गवर्नमेंट का काम सही इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट शुड गिव वेरी पेड सब्सिडी। हाँ। देना ही चाहिए, तो आप क्या देना ही शुड हैव होता है इंग्लिश में। अगर तुम देखोगे ये सब फोर्स तो कर रहा है, फोर्स नहीं, शुड का मतलब होता है नॉर्मली सजेशन देना। सर शायद इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट शायद। हाँ वो कर सकता हूँ। शैल का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, फोर्स। आई और बी के साथ जब विल आता है, ये तो इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाएगा। आई और बी के साथ जब शैल आता है तो पोलाइटनेस को दिखाता है, और आई बी के अलावा तो किसी के भी साथ शैल आता है तो वो दिखाता है कंपल्सन। जैसे मैं कह रहा हूँ यू शैल हैव, you shall present the code, you shall have present the code, appear in the book। इसका मतलब क्या है? पहुंचना है तेरे को कोड, चाहे चाहे या ना चाहे, ऐसा साउंड करे। जैसे एक चीज ये भी है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन की बेसिक नीड है ऑलरेडी ना। बेसिक नीड नहीं है न्यूज़पेपर। ओह भाई यार जैसी बात कर, तो पता है न्यूज़पेपर बेसिक नीड नहीं है। सर तीन चीजें आती है ना बेसिक नीड में, फूड शेल्टर है, तो नहीं उसकी बात नहीं हुई है, वो तो ठीक है तुम्हारी बात। क्वेश्चन की गहराई समझो आप क्वेश्चन को ना पोलराइज कर दो किसी और डायरेक्शन में। आप साइंस पता है क्या, बड़ा सिंपल साइंस है, क्वेश्चन इतना डेप है नहीं। आपका साइंस ये है, मैं पब्लिक हाउसिंग हूँ, मैं न्यूज़पेपर मैगजीन छापता हूँ, रेट बढ़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना रेट बढ़ा दूँ ताकि मतलब मैं अपना बिजनेस हाउस चलाऊँ, पब्लिक हाउसिंग चलाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि भारत सरकार क्या करे, सब्सिडीज दे दे, और सब्सिडीज देने के बाद क्या करे, उनसे कहे कि भाई इसमें रेट बढ़ाओ, अपना बिजनेस रन करें। अच्छा सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? अगर ये बताना चाहिए डिस्काउंट सर एक तरह से कंसेशन देना होता है, मतलब हमारा सरकार हमारी तरफ से पे कर रही होती है सब्सिडी इंडस्ट्रीज। जैसे ये मतलब होता है कि मतलब आप पे वजन ना आए, इसलिए कुछ पैसा सरकार बियर करती है, ऐसा होता है। जैसे सिलेंडर अभी सब्सिडी आती है तो आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है, वो अलग बात है, नहीं आता है। और सब्सिडीज का मतलब ये होता है कि आपको बर्डन ना पड़े, इसलिए क्या करें, चलो थोड़ा सा हम सपोर्ट करते हैं, ये मतलब होता है। तो वही बात की जा रही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर दे या फिर पैसे बढ़ा दे, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए या पैसे बढ़ा देने चाहिए? पहला बात, गवर्नमेंट को सब्सिडी दे सकती है ना। अब ये कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कह रहे थे गवर्नमेंट का मैटर नहीं, गवर्नमेंट क्यों दे, तो मैंने बताया ये बेसिक चीज है, इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया है वो भारत सरकार की सारी स्कीम्स को जन जन तक पहुंचाने का एक कम रुपए में एक अच्छा जरिया। वरना आपको पता है 18 से 20 पेजेस का न्यूज़पेपर छापना 5 रुपए में देना इम्पॉसिबल है आज के टाइम, पता ना। 18 पेज का न्यूज़पेपर, और दैनिक जागरण तो और सस्ता आता है, ये तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रेट बता रहा हूँ, 3.5-4 रुपए का पेपर है। इतना बड़ा पेपर 4 रुपए में छाप के दे देना इम्पॉसिबल है। तो न्यूज़पेपर एक सबसे अच्छा जरिया है कम से कम दाम में भारत सरकार की और जरूरत सारी स्कीम सारी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने की। इसलिए भारत सरकार जहां पे क्या करेगी, सपोर्ट करने की प्रतिबद्ध करना पड़ेगा उसको। मगर दोनों में से एक्शन कौन सा सही है? सर क्वेश्चन तो ये भी दिख रहा है, मतलब सेंस जो बन रहा है वो ये है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो उन्हें आपने प्राइस भी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करना पड़ेगा, मगर अगर मैं सब्सिडी दे रहा हूं तो क्या करूं? सेकंड वाला सूट नहीं कर रहा, सेकंड वाला सूट नहीं कर रहा, मतलब साइड लग रहा है कि बस नहीं लग रहा सब्सिडी वाला। देखिए अभी तक पूरी स्ट्रीट में एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो मैं कह भी रहा था कि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आंसर। इसका आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड, एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। अगर सब्सिडीज को दे दी तो रेट में बढ़ाओ, रेट बढ़ा दी तो सब्सिडीज का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर आप कह रहे हो केवल ये सही है कि सब्सिडी दे दो, तो क्या गलत है मैं रेट बढ़ा दूं? और अगर मैं रेट बढ़ा दूं तो क्या गलत है सब्सिडी? जैसे अगर आप ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल भारत सरकार क्या करे,
यही एक तरीका है, ऐसा हो सकता है। रेट बढ़ा दो, दूसरा तरीका ये भी करो। तो ना ये स्ट्रॉन्ग है ना ये स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअली, ना दोनों गलत है। सर ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है। रेट बढ़ा दो तो भी हम चला पाएंगे, सब्सिडी मिल जाए तो भी चला पाएंगे। केवल इसी से चला पाएंगे ये भी गलत है, केवल इसी से चला पाएंगे ये भी गलत है। तो न ये इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग नहीं, दोनों एक साथ में गलत नहीं, दोनों एक साथ गलत भी नहीं और दोनों एक साथ सही भी नहीं है। तो फिर क्या बच गया? एक बार में एक ही ठीक हो सकता है। सब्सिडी दे दो तो रेट नहीं बढ़ेगा और रेट बढ़ा दो तो, जैसे भारत सरकार ने सब्सिडी भी दे दी, तुमने रेट भी बढ़ा दी, तो पब्लिक आज उसका डबल बेनिफिट हो जाएगा। नहीं सुनो, आधा पैसा गवर्नमेंट बियर कर रही है सब्सिडी देगी और तुम क्या कर रहे हो? रेट बढ़ा दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या है? डबल प्रॉफिट है। एक बार में कौन सा एक्शन ले सकते हो? कोई, या तो ऊपर वाला या नीचे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का यही आंसर है, और पूरी सीट में एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर ऐसा है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। अदरवाइज सबके आंसर कहते हैं फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड स्ट्रॉन्ग, बोथ आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट फर्स्ट नॉट सेकंड स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर नॉट स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर ऐसा है, ईदर फर्स्ट ईदर सेकंड। क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा, दोनों एक साथ सही करने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होना, दोनों एक साथ गलत करने का मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूट ना होना। अगर ये स्ट्रॉन्ग कर दो तो यही दिखाने की कोशिश करो ये कोई तरीका नहीं है। क्यों तरीका नहीं? और यही एक केवल तरीका तो ये दिखाने की कोशिश करो भारत सरकार को कोई वजूद नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चन था इसलिए घुमाया इसको, परेशान नहीं है। ऑप्शंस यही है, मैं बताता हूँ, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड स्ट्रॉन्ग, नॉट फर्स्ट नॉट सेकंड स्ट्रॉन्ग और बोथ आर स्ट्रॉन्ग और ईदर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रॉन्ग। 5 ऑप्शन होते हैं। पहली बार बताया ऐसे क्वेश्चन 5 ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। Indian cricket team is performing very well, particularly the batting lineup is the best in the world. सपना बेटा बैटिंग लाइनअप किसको बोलते हैं एक बार बताइए? ये वर्ड इसका क्या मतलब होता है? बैटिंग बोलते, इसके आगे कुछ और भी लिखा है, बैटिंग लाइनअप बोला है। अदिति बता, जिनके बारे में पूछो हम बताएंगे। सुजल बल्लेबाजी का बिल्कुल सुन लेते हैं। हाँ निश्चय, क्या होता है सर? जिस ऑर्डर पे जो बैटिंग ऑर्डर होता है, कब कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करना है, बैटिंग ऑर्डर यही होता है। क्या होता है? ऑर्डरिंग होती है। तो सबसे पहले बैटिंग लाइनअप में कौन जाता है? बैट्समैन, ऑलराउंडर और फिर बॉलर। ये इसको बैटिंग लाइनअप कहते हैं। ठीक, जाएगा कौन? आपको पता है अगर पहले हम किसी बॉलर को भेजते तो क्या होगा? आउट हो जाए। सामने वाली टीम जानबूझ के आउट नहीं करेगी सर, गेंद पिलाती रहेगी, आउट करेगी नहीं। वो चाहेंगे नहीं आउट हो, वो तो भगवान से चाहेंगे कि वही रुका रहे। आप सामने वाली टीम आउट करेगी, उसको पता आउट करेगा तो नया बंदा क्या करेंगे? बहुत प्यार से खेलेंगे, उस गेंद खिलाते रहेंगे फालतू। इसलिए बॉलर को पहले नहीं कर सकते। कैच छोड़ दें, हाँ जान पूछ के कैच छोड़। उनको पता है कि इसको आउट करने से तो पहले जो ढक्कन आदमी है, इसकी जगह जो आएगा वो हार्ड बन रहा है, आने नहीं देंगे। वो पूरी टीम ऐसी जीतेगी। ओपनिंग सी 300 गेंदें फेंकी, 12 रन, समझो। तो इसलिए ये एक सिस्टम बनाते हैं क्या कि सबसे पहले बैट्समैन, और बैट्समैन में जो टॉप बैट्समैन है वो ओपनर बनेंगे, उसके बाद कौन कौन जाएगा, सिस्टम होता है। इसको बैटिंग लाइनअप कहते हैं क्रिकेट की टीम, टेक्निकल वर्ड है। उसके बाद ऑलराउंडर जाएंगे जैसे हार्दिक पांड्या, सही है। उसके बाद सारे के सारे बॉलर, जिससे कि एक अच्छे से मेंटेन करना है टीम, उसको बैटिंग लाइनअप। ठीक है, अब क्वेश्चन का इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली द बैटिंग लाइनअप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो वर्ल्ड का बेस्ट लाइनअप है और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब एक्शन क्या ले सकते हैं इसमें भी? तो पहला एक्शन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। देयर शुड बी लीस्ट चेंज इन द प्रेजेंट टीम। ये कहना जो भी प्रेजेंट टीम है उसमें एक्शन की जगह अगर लेना पड़े तो मैं बहुत छोटे से चेंजेस करूंगा। दूसरा है
ये इसका मतलब है छोटे से चेंजेस करूंगा। दूसरा है देयर शुड बी द लीस्ट चेंज, सॉरी, द इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एन एक्शन टू इंप्रूव द बॉलिंग स्टैंडर्ड। जो इंडियन क्रिकेट टीम का बीसीसीआई है उसको क्या करना चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम में जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है उसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, चेंज करूंगा, इंप्रूव करूंगा। तो कौन सा एक्शन लूं? सेकंड वन है, कहाँ बताया है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है कि ठीक है बॉलिंग भी ठीक होती है। जब बॉलिंग के बारे में बात ही नहीं हुई है पूरे में कि बॉलिंग खराब है, तो तुम्हारे खुजली हो रही है क्या भाई? तुम क्या करोगे? इंप्रूव करो। अरे कैसा लाइनअप है? दी बेस्ट लाइनअप है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का बेस्ट लाइनअप का मतलब मानो ना कि हमें चेंज करने का मतलब है अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मारना है। उसकी जो लाइनअप है उसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है, तभी हम क्या है, सुप्रीम पावर है, इन क्रिकेट टीम में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो बॉलिंग चेंज करो। अरे अच्छी की जगह खराब हो जाएगी अगर किसी पे ज्यादा प्रेशर डाल दोगे। एक बंदा अपने आप में फिट काम कर रहा है, तू कह रहा है और भी इंप्रूव करो, ले कर ले भाई, फेंकता जाएगा सीधे बोल्डर, ले इंप्रूव हो। देखो सही काम कर रहा है, बेस्ट टीम बना के दे दी उसने, क्यों उसमें ठंडा कर दो? सही है। तो जब बॉलिंग के बारे में बात ही नहीं है तो क्या है? अभी ऐसा क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, क्या आया था उसमें? क्वालिटी और प्राइस। जब बात ही नहीं है क्वालिटी प्राइस की, सब्जेक्टिव अप्रोच लेना क्यों? तो केवल क्या है, लीस्ट चेंज, ना के बराबर चेंजेस कर दो, क्योंकि एक्शन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोर्स ऑफ एक्शन लेना तो है। अगर लेना पड़े तो क्या करो, ब्रीफ मीटिंग कर लो छोटी सी और थोड़ा सा चेंजेस कर लो। बोला बॉलर मान लो कि छठे नंबर पर आया तो उसको 7 नंबर चले जाओ, क्योंकि है तो बॉल भी को नया तो करके नहीं आया। बेटा लिखा है ना? नहीं, नीदर वन का तब होता है जब यहाँ लिखा होता है चेंजेस लो। ये क्वेश्चन सही है, लीस्ट चेंजेस होता है ना तो एप्लीकेबल, ना के बराबर चेंजेस हर बार करना ही होता है, वरना जो इंडियन क्रिकेट टीम उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। भाई जब मेरा रोल ही खत्म है तो भी सब काम बढ़िया कर ले रहा हूँ, तो हमारी तो वैल्यू खत्म। ये अपनी 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 इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, हर बार मीटिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत, वरना ऐसे तो कहानी खराब हो जाएगी, कंट्रोल खत्म हो जाएगा टीम से। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था सीट का। देखो ये क्वेश्चन लिखा ओनली फर्स्ट फॉलो सेकंड फॉलो नीदर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपके 2 चैप्टर पूरे हो गए, आपके कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट और आर्गुमेंट्स। आपकी रिकॉर्डिंग रेडी हो चुकी है, 1 घंटे 47 मिनट। आप चाहो तो